तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारे मार्केटिंग के पूरे सिलेबस को एक बार में खत्म। और इस वीडियो में मैं तुम्हें हर चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जैसे तुम्हें पढ़ना है। देखो यार, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो पिछले 5 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं और मुझे पता है तुम एक नए बच्चे ही होगे। तो तुम्हारे भैया ने एमबीए कर रखा है मार्केटिंग में ही, तो मैं शायद इस चीज को जैसे तुमको समझा सकता हूं शायद पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं समझा पाएगा। तो मेरे साथ बिल्कुल एकदम कहानी की तरह इस पूरे के पूरे 5 चैप्टर को पढ़ते चलो, हर एक चीज को समझते चलो, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हें हर चीजें अभी ही समझ आ जाएगी और तुम्हें एक बार बुक या नोट्स पलटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो स्लाइड्स है ये बहुत ही टॉप लेवल के हैं, जिसको कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से मेरी पूरी टीम ने बनाया है। तो इसके लिए प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखना कि आई विल किल मार्केटिंग बोर्ड्स दिस ईयर। और देखते हैं भैया कितने लोग यहां पर आते हैं, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना जिनका भी मार्केटिंग है। नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द चैप्टर्स। लेकिन यार आगे जाने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम सभी बच्चे अभी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करोगे आगे चल के, और इस सीयूईटी में हम लोगों ने बोर्ड्स में यार बहुत क्रेजी कंटेंट बनाए थे विद द ओजी टीम। मैं तुम्हें बता दूं, जकी, मैं, एकता, पूर्वा मैम, तान्या मैम, फाहिमा, हम सभी ने मिलके तुम्हारे लिए बहुत सारे बोर्ड्स के कंटेंट बनाए थे। एंड दिस टाइम वी आर कमिंग अप विद सीयूईटी 2026। तो मैं तुम्हें बता दूं यार, सीयूईटी 2026 के लिए वी हैव कम अप विद अ वेरी अमेजिंग प्लान। यानी कि तुम्हारा जो भी डोमेन है ना, अगर तुम्हारा जीटी और लैंग्वेज के लिए तुमको लेना है, अगर तुम साइंस के लिए लेना चाहते हो, अगर तुम ह्यूमैनिटीज के लिए लेना चाहते हो, कॉमर्स के लिए लेना चाहते हो, या फिर तुम सेपरेटली किसी एक सब्जेक्ट के लिए लेना चाहते हो, तो ये जो है हमने तुम्हारे लिए बैचेस बनाए हैं जिसमें कि हम लोग तुमको लाइव पढ़ा रहे होंगे। इसमें तुम्हारे साथ हम लोग मॉक, डीपीपी, एवरीथिंग, हर चीज तुम्हें शेयर भी कर रहे होंगे। और ये बैचेस जो तुम्हें भी प्राइस दिख रहा है यार 4500 और 3500, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, वी आर वर्किंग हियर फॉर यू। और ये जो ड्रीम टीम है, जो इतनी बड़ी टीम है, ऑल द टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम यूट्यूब आर कमिंग टू यू। और इस वाले प्राइसिंग पे तुम्हें डायरेक्ट 50% ऑफ मिल जाएगा यूजिंग द कोड ऋतुराज50। लेकिन मैं ये तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारे मार्केटिंग एग्जाम तक ही रहेगा, तो मेक श्योर कि उससे पहले तुम ऋतुराज50 कोड यूज करके इन सब में से किसी भी सीयूईटी बैच में एनरोल कर ले रहे हो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू द मोस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग और एवरी बैचेस ऑन यूट्यूब। आई कैन गारंटी यू दिस, बिकॉज दिस इज द कोर टीम एंड वी हैव वर्क फॉर सीयूईटी फ्रॉम पास्ट 3-4 ईयर्स। तो जब से सीयूईटी चल रहा है वी आर वर्किंग फॉर इट। तो मेक श्योर कि आप इसमें आ रहे हो और हमारे साथ पढ़ रहे हो यार। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, नहीं तो फिर learn.testcoach.in पे जाना और जाके उसके होम पेज पे तुमको यहां पर यार प्रीमियम कोर्स का सेगमेंट दिखेगा, इसमें तुमको सारी चीजें दिख जाएंगी। जस्ट यूज द कोड ऋतुराज50 टू गेट 50% ऑफ ऑन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो आते हैं भैया हमारे चैप्टर्स पे। अब देखो भाई, मार्केटिंग समझाने से पहले तो तुम्हें मैं यही समझा दूं कि अभी जस्ट जो तुमने प्रमोशन देखा वो भी एक तरह की मार्केटिंग है, जिसको हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हारे लिए हो सकता है ना। मार्केटिंग हम लोग करते किसके लिए है, राइट? हम लोग कुछ बेचने के लिए मार्केटिंग करते हैं, राइट? तो क्या बेचते हैं हम लोग? वहां पर हम लोग बेचते हैं या तो कोई प्रोडक्ट या तो कोई सर्विस, राइट? और सर्विस भी हमारा प्रोडक्ट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज आती है भैया कि हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? हम लोगों को बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत तरीके का होता है ना। अगर मैं एग्जांपल के लिए तुम्हें बताऊं तो ये जो कोलिन हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं ये भी एक प्रोडक्ट है, राइट? इनफैक्ट ये भी तुम्हारे तक अगर पहुंच पाया, इनफैक्ट ये जो तुम मैकबुक देख रहे हो ये भी एक प्रोडक्ट है, और ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट हैं जो कि तुम्हारे तक पहुंचती है। नाउ अब हम लोग समझते हैं कि ये प्रोडक्ट होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहां पर देखो क्या लिखा है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू समवन टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। और ये लिखा था फिलिप कोटलर जी ने। तुम्हारी जो मार्केटिंग है ना, वो पूरा का पूरा एक बुक आता है, इतना मोटा सा, मैंने पूरा पढ़ा है। तो वो जो बुक है वो लिखी है फिलिप कोटलर जी ने। इनको भाई गॉड ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है, बिकॉज ही हैव मेड अ बुक जो कि हर कैटेगरी, हर चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता है इन मार्केटिंग। समझ लो 0 to 100 ऑफ मार्केटिंग। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि कुछ भी अगर हम लोग किसी को ऑफर करते हैं जो कोई किसी की नीड को सेटिस्फाई करता है या किसी की वांट को भी सेटिस्फाई करता है, राइट? अब मान लो कि तुम डेली बेसिस पे चावल खाते होगे, तुम्हारे घर पे चावल आ रहा है, राइट? तो वो चावल किस लिए बनाया गया? तुम्हारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और वही चावल तुम्हारा प्रोडक्ट है जिसको कि बेचा जा रहा है तुम तक। नाउ अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले तो फोकल पॉइंट ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं इसको, यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो मार्केटिंग ही नहीं होगी, है ना? मैं मार्केटिंग किस चीज की करूंगा? मेरे पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए उसके लिए, राइट? तो एक प्रोडक्ट होता है तभी मार्केटिंग होती है। और दूसरी चीज यार, इसमें टेंजिबल गुड्स भी आते हैं और इंटेंजिबल सर्विस भी आते हैं। टेंजिबल गुड्स जिसको आप टच और फील कर सकते हो, लाइक ये जो मैकबुक दिखाया, ये जो कोलिन दिखाया, इसको मैं टच और फील कर सकता हूं। लेकिन सर्विसेज क्या होंगे? जैसे मैंने अभी तुम्हारे सामने टेस्ट कोच के बारे में बताया, जो हम लोग का सीयूईटी का बैच है, ये सर्विस हो गया। इसमें तुम इसको टच और फील नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम इससे कुछ सीख सकते हो। दिस इज अ सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू।
ठीक है, अब तुम एक केस स्टडी से समझो, ये है डव सोप। ठीक है, डव सोप को तुम कैसे जानते हो? सबसे पहले तो तुम जब डव सोचते होगे तो तुम्हारे दिमाग में ये पिजन आता होगा, राइट? जो ये पिजन, ये तो बहुत ही बेकार सा बन गया, लेकिन ऐसा ही पिजन टाइप का उसका एक वो होता है, लोगो होता है, तो तुम समझ जाते हो कि दिस इज फ्रॉम डव कंपनी, राइट? ये तो तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। तो डव की कैरेक्टरिस्टिक सोचो। सबसे पहले तो इसका कोर प्रोडक्ट क्या है कि उसके अंदर एक क्लींजिंग एबिलिटी है, वो साफ करता है, राइट? तो उसको अगर मेरे को बेचना है तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये जो डव सोप है ये क्लींजिंग एबिलिटी दिखाता है। कोई भी आदमी इसको नहाता है और एकदम चमचमा जाता है, लेकिन मेरे पे इसका कोई असर नहीं हो पाता। आगे आते हैं, एसोसिएटेड फीचर्स क्या होगा कि ये भाई, हमने तो इसका कोर प्रोडक्ट बता दिया कि भैया ये क्लींजिंग के लिए ही यूज होता है ना, साफ करने के लिए। लेकिन इसके अलावा इसके फीचर क्या होंगे कि आपको फ्रेग्रेंस भी देगा, आपको ये व्हाइट कलर का भी होता है ना, और आपको भी गोरा बनाएगा, ऐसे ये कहते हैं। इसके अलावा इसकी पैकेजिंग एंड लेबलिंग होती है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्यों होती है ये समझो। किसी भी चीज की पैकेजिंग क्यों जरूरी है, राइट? दो चीजें होती है उसमें। पहला कि पैकेजिंग के ऊपर हर चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है कि उसमें क्या चीजें प्रेजेंट हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर तुम कुछ खाते होगे नॉर्मल सा, तुम कोई भी खाने पीने की चीज, जैसे मेरे पास ये एक हेल का कैन है, राइट? तो ये देखोगे ये इसकी पैकेजिंग है। अब हेल के अंदर जो प्रोडक्ट है, जो ये लिक्विड है, वो एक्चुअल चीज है जो तुम कंज्यूम करते हो। तो तुमको लिक्विड ऐसे करके थोड़ी ढार दिया जाएगा, किसी चीज में पैक होगा। तो ये पैकेजिंग इसको ये भी प्रूफ करती है कि यहां पर इसमें स्टेबल है, सेफ है, राइट? इसको जब तक हम लोग कैन नहीं खोल रहे हैं तब तक द हेल इनसाइड इट इज फ्रेश, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। उसके अलावा इसमें देखोगे तो इसमें सब लिखा हुआ है कि इसमें कैफीन कितना है, एनर्जी कितना है, कार्ब्स कितना है, इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई बनाने के लिए। और तो और ये एक बहुत ही अच्छा अपील दे रहा है ना, बहुत अच्छा अपील दे रहा है कि ये एक हेल है। नाउ अब ये जब चीज हो गया तो पैकेजिंग ने तुम्हारे क्या क्या करा, एक तो प्रोटेक्शन दी, तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो उसमें प्रोटेक्टेड है, और उसके अलावा क्या चीज है भैया, वो इन्फो और अपील दोनों चीज लेके आ रहा है। इसके अलावा अगर लोगो की बात करें तो हेल का ही लोगो ले लो, तो ये भी सिंबलाइज करता है। कैसे? मैं ये अगर देखूंगा कि ये जो बना हुआ है ये ड्रैगन जैसा चीज, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये हेल है, और हेल भी काफी फ्लेवर्स में आता है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से कैच कर सकता हूं कि यस दिस इज हेल। नाउ अब ये ब्रांड नेम आइडेंटिटी एंड डिफरेंशिएशन के लिए होता है। जैसे डव में भी जो ब्रांड नेम है वो उसकी आइडेंटिटी बनाता है। डव डव अगर मैं तुम्हारे सामने बोलता हूं तो तुम ये नहीं सोचते हो डव नाम का जो एक पंछी होता है उसके बारे में नहीं सोचते हो, तुम डव का मतलब सोचते हो साबुन। तो यही चीज होती है ब्रांड आइडेंटिटी, जो तुम्हारे अंदर बना दी गई है विद द एड्स, है ना? बस अब अगर हम लोग आगे आ जाए तो सबसे पहले समझो कि प्रोडक्ट के ना 7 लेवल होते हैं जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्या है भैया कि इसका कोर बेनिफिट हम लोग निकालते हैं। जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक कोर बेनिफिट होना चाहिए। जैसे डव के लिए क्या था कि भैया वो जो डव है वो आपको साफ करता है ना, आपकी स्किन को स्मूथ करता है। वैसे ही जो आपका जो ये कोर बेनिफिट अगर किसी भी प्रोडक्ट का है, हेल का है, तो उसका फंडामेंटल पावर क्या है, फंडामेंटल पर्पस क्या है ना? उसका फंडामेंटल पर्पस ये है कि वो एक एनर्जी ड्रिंक है और आपको एनर्जाइज करता है ताकि आप लंबे समय तक जग के काम कर पाओ, राइट? इसके अलावा अगर बात करें जेनरिक की तो वो अनब्रांडेड कमोडिटी, यानी कि बहुत सारी तरह की अनब्रांडेड कमोडिटी होती है। राइस, शुगर, ये सब भाई खुले में बिकता है ना? बहुत जगह जाओगे तो खुले में भी बिकता है। लेकिन जब इसको एक पैकेट में डाल दिया जाता है, जैसे आशीर्वाद का आटा, दावत का राइस, तो उसका बात अलग हो जाता है। क्योंकि वो क्या होता है, वो तो एक प्रोडक्ट है ही, उसके अंदर है तो चावल ही, लेकिन वो पैकेजिंग और वो जो प्रोडक्ट उन्होंने उसको मार्केट रेडी बनाया, वो प्रोडक्ट बहुत डिफरेंशिएट करेगा बाकी चीजों से। तुम्हें लगेगा कि यस ये दावत का राइस है, इसकी कोई वैल्यू है, इसके अंदर जो चावल है वो साफ होंगे, उसमें कंकड़ नहीं होगा। ये सब चीजें जो है वो एक प्रोपोजिशन क्रिएट करती है। अब इसके अलावा फिर आती है ब्रांडेड, यानी कि स्पेसिफिक कंपनी आइडेंटिटी। उसमें अब हमने दावत लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो दावत का राइस है, आशीर्वाद लगा दिया तो इसका मतलब है वो आशीर्वाद का राइस है। तो एक ये आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है और तो और डिफरेंशिएशन भी क्रिएट कर रहा है। जैसे हमने क्या किया, नॉर को ले लो, तुम नॉर का एग्जांपल ले लो। नॉर सूप हर ब्रांड बनाती है, राइट? नॉर सूप में क्या डिफरेंशिएशन है कि वो बोलते हैं कि हमारे वाली जो चीज है उसको आप पानी में डालो, गर्म पानी में, तो आपका सूप बन जाएगा। हम आपको पाउडर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके अंदर सब्जियां भी है, 10 तरह के तत्व हैं और 24 तरह की चीजें हैं, ये सब बताते हैं। तो वो उसके लिए एक डिफरेंशिएशन फैक्टर हो जाता है, राइट? और तो और कस्टमाइज्ड, यानी कि कुछ कुछ इंडिविजुअल नीड के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं हॉर्लिक्स की, तो हॉर्लिक्स जो है वो एक नॉर्मल भी आता है, शुगर वाला वर्जन जो कि बच्चे लोग खाते हैं। फिर एक हॉर्लिक्स आता है जूनियर जो कि और छोटे बच्चे खाते हैं, 5 साल या उससे कम। फिर एक आता है हॉर्लिक्स सीनियर जो कि बहुत उम्र दराज के लोग खाते हैं। फिर एक आता है हॉर्लिक्स शुगर फ्री जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनाया गया है। तो तुम ये समझ जाओ कि हर तरह की चीज का कस्टमाइजेशन भी होता है प्रोडक्ट में। एक प्रोडक्ट का जो लेवल है इस तरीके से बढ़ते चला जाता है। उसके अलावा आता है भैया ऑगमेंटेड, यानी कि वॉलंटरी इंप्रूवमेंट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन।
कोई इंसान एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। चैट जीपीटी ने बोला कि भैया, चैट जीपीटी भी मार्केटिंग करती है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग आते हैं चैट जीपीटी पे, प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कुछ हमें बना के देता है। चैट जीपीटी ने बोला कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बाहर जाएंगे हम, तुम अपना फोटो डालो सोरा पे और तुम लिख दो कि फोटो से करवाना क्या है, तो वो फोटो उस तरीके का बन जाएगा। दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। तो ये चीज मैटर करता है कि कुछ चीजें बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन बनती है प्रोडक्ट में। उसके अलावा पोटेंशियल आता है ना, यानी कि फ्यूचर प्रोडक्ट विथ ऑल पॉसिबल टेक। अब जैसे टेक ग्रो हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, राइट, और जब तक हम लोग कुछ इनेबल नहीं करेंगे टेक का, तब तक नहीं चलेगा। जैसे टेस्ट कोड जो मैंने तुम्हारे सामने प्रमोट किया, अगर मैं उसमें एआई इनेबल नहीं करता तो शायद वो एक डिफरेंशिएशन फैक्टर होता ही नहीं। बाकी जितने भी ब्रांड यूटी कर रहे हैं उनके हिसाब से वो एक डिफरेंशिएशन फैक्टर होता ही नहीं। हमने उसमें एआई इंटीग्रेट किया कि तुम भैया वहां जाओ, कोई भी क्वेश्चन पूछो, नोट्स डालो, कुछ भी डालो, तुमको आंसर मिल जाएगा। आगे आते हैं नाउ, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट। मिक्स क्या होता है कि टोटल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड। अब भैया टाटा एफएमसीजी में भी है, जिनको नहीं पता मैं बहुत बार एफएमसीजी बोलते आऊंगा, ठीक है। ये होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो कि डेली रोज लाइफ में यूज होता है। ब्रेड, दूध, चावल, आटा, घी, सरसों, सब कुछ, ठीक है। दीज ऑल आर एफएमसीजी गुड। तो तुमको यह समझ नहीं आना चाहिए कि मिक्स क्या होता है, कि टोटल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड, ठीक है। अब तुम्हें मैं बता दूं कि जो आईटीसी है ना, आईटीसी नामक कंपनी है, उसका 75% बिजनेस तंबाकू से आता है, जो सिगरेट्स में डलती हैं। उसके अलावा उसका बिजनेस जो है वो कहां से आता है, होटल से आता है। आईटीसी के बड़े बड़े होटल होते हैं। इनफैक्ट जो तुम बिंगो का मैड एंगल खा रहे हो वो भी आईटीसी कंपनी का है। आशीर्वाद आटा भी आईटीसी कंपनी का है। तो कितने टाइप के वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, वो उसका मिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्रेड्थ पे जाए कि नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस, कि कितने तरह के उसके डिफरेंट लाइंस है। जैसे कि मान लो, जैसा मैंने अभी तुमको बताया कि एक तो हो गया जितने सारे के प्रोडक्ट है, फिर लाइंस क्या हो गया कि होटल लाइन है, एक तंबाकू का लाइन है, एक एफएमसीजी का लाइन है, एक और कंसल्टेंसी का लाइन है। तो 4 तरह के लाइन में भी चल रहा है प्रोडक्ट। जैसे कि कैसे हो गया, एलजी का क्या होता है, टीवी भी आता है, फ्रिज भी आता है ना। तो ये उसके लाइंस हो गए। कंपनी तो ब्रांड एक ही है, एलजी, उसने अपना ट्रस्ट बना लिया कि एलजी की चीजें अच्छी होती है। हो सकता है उसकी टीवी अच्छी हो, उसका फ्रिज अच्छा नहीं हो, लेकिन उसका फ्रिज बिकेगा क्योंकि उसका टीवी अच्छा है। समझ गए? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेप्थ है ना, कि एक लाइन में आपने कितनी चीज करे। अब एलजी का फ्रिज ले लो, है ना, वो अलग अलग तरीके से आता होगा, सिंगल डोर, डबल डोर, ट्रिपल डोर, 4 डोर, इनफैक्ट जो बर्फ निकाल दे, कोई सिल्वर कलर, कोई ब्लू कलर, कोई ग्रीन कलर। तो ये होता है तुम्हारा डेप्थ ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आती है कंसिस्टेंसी, कि वो कितने क्लोजली रिलेटेड है उसके लाइंस, है ना। कंसिस्टेंसी वही होता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर एलजी फ्रिज बनाएगा, टीवी बनाएगा, वॉशिंग मशीन भी बनाएगा, तो वो क्लोजली कितने रिलेटेड है। वो तीनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या एक बहुत घटिया है और 2 चीज बहुत अच्छी है, ये कभी भी सही नहीं होता। जब भी प्रोडक्ट मिक्स होता है तो वहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा सारा प्रोडक्ट लाइन अच्छा हो, है ना, बढ़िया हो, ताकि कोई भी चीज किसी भी चलते उसका डाउनफॉल ना आ सके। इसके बाद आता है लाइन, यानी कि ये जो है, जो क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं। जैसे फ्रिज में जितने भी तरह के फ्रिज होंगे वो सब एक लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आगे आते हैं नाउ, अब जो अगली चीज है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड, कि जो कंज्यूमर गुड होता है वो किस तरीके का होता है। सबसे पहले ये समझो, टेंजिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हम इसे चेक करते हैं। टेंजिबिलिटी पे कैसे, कुछ होते हैं जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि 1-2 यूज में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहां लिखा है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, मैंने भी बताया था। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जो 1-2 यूज में खत्म हो जाते हैं, जैसे कि सोप, फूड, साबुन वगैरह हो गया, फूड वगैरह हो गया, जो भी फास्ट मूविंग गुड है, जो कि डेली बेसिस पे यूज होता है। पेस्ट, ये सब आते हैं तुम्हारे नॉन ड्यूरेबल में। फिर आता है तुम्हारा ड्यूरेबल, जो कि बहुत साल तक कहते हैं ना एग्जिस्ट करता है, जैसे टीवी हो गया, फोन हो गया। अब भैया अगर मैं तुम्हें कहानी बताऊं तो मेरे घर में जो फ्रिज है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे होम टाउन पे जो मेरा फ्रिज है वो पिछले 20 साल से बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। और 20 साल से उस फ्रिज का एक बार स्विच भी बंद नहीं हुआ है। घर में इन्वर्टर है, 10 तरह की चीजें हैं, वो चलता ही रहता है, ठीक है। तो फ्रिज बिना रेस्ट के चलता है भाई, पूरा सालों साल। तो ये क्या हो जाते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट। फिर आ जाता है सर्विसेज। अब इसमें इनटेंजिबल और इनसेपरेबल हो जाता है, क्योंकि सर्विसेज जो होते हैं ना वो आप टच नहीं कर सकते, राइट, टच नहीं कर सकते ना। आप सर्विसेज को बाय कर सकते हो, आपके पास सर्विसेज की ओनरशिप कभी नहीं आती है, ये आपको आगे पता चलेगा। यानी कि अगर मैंने कोई सर्विस लिया, लेट सपोज मैंने कोई बैच खरीदा, तो आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट बैच, आई कैन जस्ट यूज द सर्विस दैट द बैच इज प्रोवाइडिंग।
समझ गए? तो ये है पूरा पूरी सर्विस मार्केट। नाउ अगर शॉपिंग एफर्ट के नाम से जाने तो एक कन्वीनियंस होता है जिसमें कि बहुत फ्रीक्वेंट होता है, कम एफर्ट लगता है। वो क्या चीजें होती है? स्टेपल फूड हो गया, इंपल्स हो गया, इमरजेंसी आइटम हो गया, इन सब में एफर्ट कम लगता है। ये तुम्हें पता है कि भैया चावल मेरे को काम आना है 5 महीना, तुम फट से ले लोगे, है ना। ये होता है भैया कि कितना आप मेहनत कर रहे हो टू बाई समथिंग, दैट इज शॉपिंग एफर्ट। उसके अलावा शॉपिंग कंपेयर्ड ऑन प्राइस एंड स्टाइल टाइप, है ना, होमोजीनस हेटेरोजीनस। शर्ट खरीदने जाते हो मार्केट में, H&M घुसते हो, ज़ारा घुसते हो, फिर लुई फिलिप घुसते हो, टॉमी हिलफिगर घुसते हो, हर जगह घुसते हो, जूडियो भी घुसते होंगे कुछ बच्चे, बहुत तरह की जगह घुसते हैं जहां भी तुमको अच्छा लगता हो। तो ये क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, लेकिन ये जो शॉपिंग होती है ये प्राइस, स्टाइल, इन सभी के हिसाब से, जिस कंज्यूमर जो प्राइस अफोर्ड कर सकता है वो उस प्राइस के मार्केट सेगमेंट में जाके अपनी चीजों को लेता है। फिर आता है स्पेशलिटी, यानी कि भैया तुमने उठा लिया गुची का पर्स और ज़ारा का बैग और लुई विटॉन का जूता, ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गया तुम्हारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, जो कि यूनिक ब्रांड लॉयल्टी होती है। गुची में क्या है किसी को नहीं पता है, राइट। गुची का पर्स इसलिए नहीं बिकता क्योंकि गुची का पर्स बहुत ड्यूरेबल है, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें मटेरियल्स काफी अच्छे लगे हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस मटेरियल को लगा के मैं एक 1500-1600 का पर्स भी बना सकता हूं, राइट। लेकिन गुची बिकता क्यों है? अपने ब्रांड नेम से। अगर मैं गुची लेके रोड पे चल रहा हूं तो 4 लोग मुझे देखेंगे, है ना, कि अरे भाई इस पे गुची है। हालांकि आजकल सरोजनी में हर कपड़ों पे गुची लिखा है, लेकिन स्टिल, समझ गए ना, तो वो एक तुम्हें ऑरा फील कराता है, ठीक है, रोला जमाता है, रोला जमाना है सोसाइटी में, गुची का बैग लीजिए, है ना, बस। इसके अलावा आता है तुम्हारा अनसाउट, अननोन और अनवांटेड, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। किसी को नहीं पता हम कल मर जाएंगे, किसी को नहीं पता है परसों मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, किसी को नहीं पता है। तो लोग क्या इसके लिए लेते हैं? इसके लिए लोग लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जिस पे आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है। रिजल्ट आना नहीं आना वो तो अलग बात है, और आप चाहोगे कि ना ही आए। कौन चाहेगा कि मैं मर जाऊं और मेरे घर वालों को 2 करोड़ रुपए मिल जाए लाइफ इंश्योरेंस पे? मुझे पता है तुम डिप्रेस्ड हो बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत सोचते हो, रात में ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन स्टिल, है ना। तो ये समझ जाओ, ये सारे अनसाउट होते हैं जो हमें पता नहीं है कि हमारे काम आएंगे, फिर भी हम खरीदते हैं फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। नाउ अगर हम लोग आगे आ जाए तो अब आता है हमारा मेजर चीज विच इज इंडस्ट्रियल गुड, जिससे कि दूसरे गुड्स बनते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। क्या? सबसे पहले मटेरियल एंड पार्ट की बात कर लो। तो जैसे ये ट्री हो गया, इससे हमने क्या निकाला? टिम्बर निकाला, कुछ ट्री से रबर निकाला। तो ये सब क्या हो गया? ये सब ऐसी चीजें हैं, गुड्स हैं, जो कि हम लोग कहीं से एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसको कहीं लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, तो ये क्या हो गया? जैसे फार्म में हम लोग जाते हैं, वीट लेते हैं, रबर लेते हैं, नेचुरल ऑयल वगैरह लेते हैं, ये सभी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर, यानी कि हमने ग्लास बनाया, स्टील बनाया, बल्ब बनाया, स्टीयरिंग व्हील्स बनाया। ये सब का रॉ मटेरियल हमने कहां से उठाया? एनवायरमेंट से उठाया, लेकिन हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंज कर दिया। दूसरा आता है तुम्हारा कैपिटल आइटम्स, ठीक है। ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन, मेजर एक्सपेंसिव परचेजेस, जनरेटर लिया तुमने, एलिवेटर लगाया, लिफ्ट लगाया, ये सभी आते हैं तुम्हारे कैपिटल आइटम्स में, ठीक है। और मटेरियल एंड पार्ट में क्या आएगा? जो भी रॉ मटेरियल से हम लोग कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ इसमें तुमने हैंड टूल बनाया, ऑफिस के लैपटॉप, ये सब चीज जो है ये एवर लास्टिंग तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये बहुत समय तक चलते हैं और इनको एक बार में ही लगाया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कैपिटल आइटम्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहां लगती हो, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे समझ रहे होंगे। नाउ सप्लाईज एंड सर्विसेज में क्या आएगा? जो मेंटेनेंस करने के लिए जरूरत है, जैसे कि पेंट, फिर उसके बाद तुम्हारा ऑपरेटिंग के लिए पेपर, लुब्रिकेंट्स, ये सभी चीजें जो यूज होती है डेली बेसिस पे किसी एक प्रोडक्ट को चलाने के लिए। समझ रहे हो? किसी भी एक चीज को जो तुमने बनाया उसको चलाने के लिए जो लग रहा है वो तुम्हारे सप्लाईज एंड सर्विसेज के अंदर आता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके आगे आ जाए तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोडक्ट के सेल्स और प्रॉफिट का, ठीक है। समझो ध्यान से। एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम्हें नहीं पता हो शायद। कितनी भी बड़ी कंपनी है दुनिया की, और अब तो तुम लोग शार्क टैंक वगैरह देखते हो तो तुमको आइडिया भी होगा, कितनी भी बड़ी कंपनी है दुनिया की, बहुत ऐसी कंपनी है जिनका नाम बहुत ज्यादा है लेकिन वो कभी पैसा नहीं कमा पाई, प्रॉफिट नहीं कमा पाई, ठीक है। कमा रही है 15-20 हजार करोड़ साल का, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है क्योंकि उनका सारा इन्वेस्टमेंट चला जाता है मार्केटिंग में, तरह तरह की चीजें में। तो एक कोई भी प्रोडक्ट आता है ना तो उसका एक लाइफ स्पैन होता है, तो वो लाइफ स्पैन यहां पे समझा रखा है, बिल्कुल एक ग्राफ के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। तुम्हें मैं नीचे वाली चीजें समझाऊंगा, तुम ऊपर से उसको रिलेट करना। ये जो पिंक लाइन है ये सेल्स का है, ये है प्रॉफिट का, ठीक है। सेल्स तुमको ऊपर दिख रहे हैं, प्रॉफिट तुमको नीचे दिख रहे हैं। देखो जितना ज्यादा सेल, जितना कम सेल हो रहा है उतना ही कम प्रॉफिट हो रहा है, राइट। और जितना ही ज्यादा सेल हो रहा है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। फिर जैसे जैसे सेल डिक्लाइन करेगा प्रॉफिट भी डिक्लाइन करेगा, ऑब्वियस है ना। कोई चीज की सेल पे ही उसका प्रॉफिट डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, है ना। तो यहां पर आप ये समझो, सबसे पहली चीज क्या है कि स्लो सेल होता है स्टार्टिंग में,
नया नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, बहुत धीरे धीरे सेल होगा, बहुत धीरे धीरे सेल होगा। फिर उसके बाद भैया उसमें हाई प्रमोशन कॉस्ट भी लगेगा। यहां पर तो तुम गैप देख रहे होगे ये वाला, और यहां पर जो तुम गैप देख रहे होगे ये वाला, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, राइट। यहां पर जितना मेरा सेल हो रहा है लगभग उतने ही पैसे मेरे लग जा रहे हैं। क्यों लग जा रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है किसी चीज को बहुत अच्छे से मार्केट में पहुंचाने के लिए, सही बात। और जब मैं एक पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जहां मेरी सेल बहुत अच्छी है तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अच्छा बनने लगेगा, लेकिन यहां पर मुझे बर्न नहीं करना पड़ेगा उतना। मेरा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो यहां पर बहुत ज्यादा आएगा किसी भी एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, यहां पर वो कम हो जाएगा। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है ना, कैक, यानी होता है कि तुम लोग जब भी किसी एक कस्टमर को अपने बिजनेस में ला रहे हो तो तुमको कितना मार्केटिंग कॉस्ट जा रहा है। जैसे मान लो एप्पल को ये बेचना था, ठीक है, एप्पल को 10 लैपटॉप्स बेचने हैं और एप्पल ने क्या करा, उसके लिए 10 कस्टमर्स लाए। उसके लिए उसने क्या किया ना, 100 कस्टमर पे ऐड चलाया जिससे 10 कस्टमर आ गए। 100 कस्टमर पे ऐड चलाने में एप्पल का लेट सपोज खर्च हुआ 1000 रुपए, यानी 10 रुपए पर कस्टमर हुआ। तो वही जो 10 रुपया है ना वही तुम्हारा कैक बन जाएगा। सिंपल ये समझो, एक कस्टमर को लाने का प्राइस, ठीक है। सब नहीं खरीदेंगे, लेकिन कैक जो होता है वो उनमें यूज होता है जो लोग खरीद रहे हैं, जो लोग आके परचेज कर रहे हैं, उनको लाने में कितना पैसा लग गया, डेट इज कैक। तो यहां पर वो ज्यादा लगेगा, यहां पर वो कम लगेगा, इसीलिए यहां पर सेल और प्रॉफिट के बीच में तुमको डिफरेंस भी दिखेगा, है ना। आगे आ जाते हैं तो उसके बाद आता है ग्रोथ फेज। ये जो होता है ये ग्रोथ फेज होता है, बहुत ग्रोथ होता है यहां पे, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा आता है भैया मैच्योरिटी फेज। एक समय आएगा जब तुम्हारा सेल पीक कर जाएगा, यू आर द लेजेंड इन मार्केट, तुम सबसे बढ़िया हो, है ना। मैं किसी भी ब्रांड की बात कर लूं, एडटेक में भी तुम रिलेट कर लेना, यहां से शुरू होते हैं, यहां पर एक समय आते हैं, है ना, जब तुम पीक पे चल रहे हो, कोई तुम्हारे टक्कर का नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर कोई आता है जो तुमसे अच्छा इनोवेशन करता है, तुमसे बेटर चीजें देता है, तो उसका क्या हो जाता है, उसके बाद तुम्हारा डिक्लाइन शुरू हो जाता है, यानी कि तुम्हारा जो सेल और प्रॉफिट है ना वो बहुत रैपिड ड्रॉप करता है। देखो ना, यहां से शुरू करा था, ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गए हम लोग प्रॉफिट को लेके। तो ये होता है भैया मार्केट का ट्रेंड, अगर कोई कंपनी नॉर्मली चल रही है ना, राइट। नॉर्मली चलने वाली कंपनी ऐसी होती है जो इनोवेट करते हैं वो लोग का अच्छा होता है। अब तुम इंस्टाग्राम चलाते होगे, रील्स में बहुत आता होगा, XYXX के एड्स आते हैं ना, जो वो अंडरगारमेंट ब्रांड है। फिर उसके बाद तुम्हारा ब्लाबली ब्लू, बेला विटा, ये सब मार्केट में बहुत कुछ करते रहते हैं, ये सारे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, सब कुछ देखते हैं, इसलिए ये लोग बहुत अच्छा चलते हैं, है ना। अगर हम लोग आगे आ जाए तो भैया आता है पैकेजिंग, जो कि हमारा 5th P कहलाता है, ठीक है। अब तुम ये समझो, ये होता है प्राइमरी पैकेजिंग। अब मैं तुम्हें ये समझाता हूं अच्छे से, ये है प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। अब ये जो हेल है, तुम अगर जेप्टो से मंगाओगे तो एक 6 हेल का बॉक्स आता है, तो एक बॉक्स के अंदर हेल आता है, जिस बॉक्स पे पूरी ब्रांडिंग होती है, उसमें 6 हेल होता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा सेकेंडरी लेवल ऑफ पैकेजिंग। इसमें ये जो डब्बा है इसको हम लोग थ्रो अवे कर देते हैं और उसके अंदर से ये पूरा माल निकाल के यूज करते हैं। और उन डब्बों का भी एक डब्बा होता है जिसमें सारे डब्बे रखे होते हैं वो सेट वाले, तो दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। अब हेल भैया तुमको अकेले अकेले ला के देगा ऐसे कैन में, कितना हेल भर लोगे, कितना जगह बचा लोगे, कितने बढ़िया से उसको ट्रांसपोर्ट कर लोगे, पक्का वो डैमेज होगा। इसी वजह से इसकी 3 लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है जिससे कि वो चीज मेंटेन रहे, है ना। अब इसकी फंक्शन क्या है पैकेजिंग की, सबसे पहली तो ये कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है मेरे प्रोडक्ट को, मेरा प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग, ठीक है, सही बात है। दूसरी चीज अपील भी है ना, ये एक सेल्समैन है, मेरा प्रोडक्ट खुद का एक सेल्समैन है, जो उसकी लेबलिंग है, जो उसकी ब्रांडिंग है, उसको बेचती है। हेल पता है, हेल का ऐड नहीं देखा था मैंने कभी। हेल पता है मैंने कैसे पीना शुरू किया, मैं एक दिन दुकान पे गया, अब मैं देख रहा हूं कि सारे लोग स्टिंग पी रहे हैं, और स्टिंग को मैं छपड़ी मान रहा था उस समय, ठीक है, क्योंकि हो जाता है, आप देखते हो फिर आपको कोई चीज छपड़ी लगने लगती है, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जिसको जो पसंद, जो अफोर्ड कर सकता है वो पी सकता है, राइट। तो ये हेल देखा मैंने, ठीक है। अब रेडबुल जो है वो मेरे लिए महंगा है, मेरे लिए 125 रुपए महंगे हैं फॉर अ ड्रिंक, जो कि मैं 1 सेकंड में पी जाऊंगा। तो ये जो है ये मेरे एकदम बिल्कुल बजट में बैठता है, 60 रुपए का, ठीक है। साथ ही में इसका जो ये कैन है ना, ये मेरे को अट्रैक्ट किया अपने तरफ, तो मेरे को हेल ने खुद बेच दिया अपने आप को, है ना। तो यही इसकी पैकेजिंग है जो जिसने मुझे अपने आप को बेच दिया। अब यही चीज मैटर करता है, इसलिए तुम्हारा जो अपील है वो तुम्हारा सेल्समैन की तरह काम करता है। तीसरी चीज है परफॉर्मेंस, है ना। वाटर बोतल ये सब चीजें बहुत अच्छे से डिस्पेंस की जाती है, रखी जाती है, ये हो गया उसका परफॉर्मेंस। कन्वीनियंस इसलिए होता है पैकेजिंग से क्योंकि ये इजी टू स्टॉक एंड डिस्प्ले होता है। अगर पैकेजिंग रहेगा तो आप आराम से स्टॉक कर पाओगे, डिस्प्ले भी कर पाओगे अपने कस्टमर्स को, राइट। और उसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी लेके आता है कि इसकी वजह से तुम्हारा प्रोटेक्शन भी रहता है और मटेरियल कॉस्ट बच जाता है। अब तुम किसी भी दुकान जाते हो ना, तुम एक चीज का भी गौर नहीं करते होगे, तुम्हें सामने जो ब्रांड्स दिख रहे हैं ना, जो तुम्हें फ्रंट में दिख रहे हैं, उन सभी ने उसको पैसा दिया है दुकान वाले को कि मेरा प्रोडक्ट सामने रहना चाहिए,
समझ रहे हो? क्योंकि दुकान से बहुत हेवी लेवल ब्रांडिंग होती है किसी भी चीज की। तो आप फ्रिज जो देखते हो उस पे पेप्सी की ब्रांडिंग, कोका कोला की ब्रांडिंग, अंदर भले ही कुछ भी रखा हुआ हो, अंदर हिल ही रखा हो, पूरा फ्रिज में हिल भरा हो, लेकिन क्या है, कोका कोला का फ्रिज है, तो कोका कोला की ब्रांडिंग होती है। तो ये जो चीजें तुमको आगे दिख रही है ना दुकान में ऐसे ऐसे फर्स्ट व्यू में, वो सारी चीजें ब्रांडिंग है, वो सारी चीजें आगे लेके आते हैं, ठीक है? उसको विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी कहते हैं शायद। आगे आ जाओ, लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग जो होता है ना वो एक साइलेंट बिजनेसमैन है, ठीक है? अब मैं तुमको इससे समझा रहा हूं, ये जो है ये लेबलिंग मैं तुमको समझाता हूं। ये छोड़ देते हैं भाई, बहुत हो गया हेल हेल। अब मैं तुम्हें स्कोलिन से समझाता हूं, ठीक है? ये मैंने लिया था DIY से, मिस्टर DIY से, ठीक है? ये मेरे बहुत काम आता है इसको साफ करने में। तो लेबलिंग जो है ये कैसे, सबसे पहले तो ब्रांड लेबल है ना? यहां देखो ये मिस्टर DIY का है, ग्लास एंड विंडो क्लीनर, तो मुझे पता है कि ये DIY का है ना? कोई भी इंसान आएगा, अभी देखो मैंने स्टार्टिंग में भी जब बोला होगा इसको दिखाते हुए तो मैंने कोलिन बोल दिया। क्यों बोला कोलिन? क्योंकि कोलिन इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड इन दिस। कोलिन हम लोग बचपन से देखते आ रहे, यूज करते आ रहे, इसलिए कोलिन हमारे दिमाग में बैठ गया, जबकि ये कोलिन नहीं है, ये DIY है ना? सर्फ बोलते हैं जब हम लोग कि हम लोग को सर्फ यूज करना है, तो मेरे घर में आज भी, जैसे मेरे घर में हमेशा से, जैसे मान लो रिन यूज हुआ है तो मेरे घर वाले बोलते हैं रिन ले आओ, वो ये नहीं बोलते कि सर्फ ले आओ, वो बोलते हैं रिन ले आओ। तो ऐसे ही इसको हम लोग कोलिन बोल देते हैं। तो ये होता है भैया इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड लेबल। समझ गए? तुम्हारे सामने एकदम क्लियर एग्जांपल। इसके अलावा ग्रेड लेबल आता है। सबसे पहले तो ब्रांड लेबल हो गया, है ना? जैसे गुची, जारा, ये सब ब्रांड लेबल हो गया। फिर आता है तुम्हारा क्या, ग्रेड लेबल, जिसमें किसके क्वालिटी स्टैंडर्ड बताएंगे। कैसे? जैसे इसमें इसने क्या बोल दिया कि स्ट्रीक फ्री, देखो यहां लिखा हुआ है स्ट्रीक फ्री, इन्वायरमेंटल सेफ, बायोडिग्रेडेबल, ये लिखा है इसमें। ये क्या है इसकी, ये इसकी इन डेप्थ में जाके क्या है भैया, ग्रेड लेबल है, जो इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बता रही है, ठीक है? इसके बाद आता है तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव लेवल, यानी कि इसके जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं उसके अंदर ये बता रहे, जैसे यहां बता रहा है क्या कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसमें, वाटर, सरफेक्टेंट्स, परफ्यूम एंड डाई, 4 चीजें इसमें है इंग्रेडिएंट्स। यहां पर 4 सेगमेंट, इसके फीचर्स बता दिए कि ये बायोडिग्रेडेबल है, इसका कॉशन क्या है, डायरेक्शन टू यूज क्या है, ये सब क्या हो गया इसका, ये सब हो गया डिस्क्रिप्टिव लेवल, जो उसकी डिस्क्रिप्शन को बताता है, ठीक है? फिर आता है इंफॉर्मेटिव लेवल, यानी कि बहुत जो मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं उसमें रहता है, साइड इफेक्ट्स बताए रहते हैं। जैसे देखो इसमें भी लिखा हुआ है, कॉशन लिखा हुआ है, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन इन केस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सीक मेडिकल एडवाइस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका इंफॉर्मेटिव लेवल। तो एक पैकेजिंग में ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तभी वो प्रोडक्ट चलता है। समझ आ रहा है तुमको? इसके अलावा समझ लो लेबलिंग का रोल क्या है। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, ये ब्रांड को आइडेंटिफाई करवाता है, साथ ही में ये एड्स इन ग्रेडिंग, यानी कि देखो सेपरेट वेरिएंट्स, यानी कि अगर रेड, येलो, ग्रीन कलर का लेबल है तो वो एक सेपरेट दिखाता है। ये ब्लू कलर का है, इस वजह से ये आपको देखने में कोलिन ही लगा होगा। ये रेड रहता तो शायद आप इसको लेने से पहले सोचते, क्योंकि आपको लगता कहीं ये हार्पिक तो नहीं। समझ रहे हो ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा ब्रांड किस हिसाब से लेबल्ड है। और तो और मैं तुम्हें बता दूं आगे अगर हम लोग चलेंगे तो, कि अगला चैप्टर हमारा आ चुका है विच इज यूनिट 2, यानी कि प्राइस डिसीजन। अब देखो यार, हमने ये तो सीख लिया कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्यों हुई, कैसे इसकी ब्रांडिंग की गई, सब चीज समझ लिया हमने, इसकी मार्केटिंग समझ लिया, ठीक है, पूरा पूरी। अब हम ये समझेंगे भैया कि ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा, है ना? ये प्रोडक्ट जैसे मेरे को पड़ा था 119 रुपए का, राइट? ये 119 रुपीज का पड़ा था, तो इसका प्राइस 119 तय कैसे किया गया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके अंदर जो लिक्विड है ये 100 रुपए का होगा? लिक्विड इसमें जो होगा वो बहुत से बहुत गिरे से मड़े हाल में होगा, तो 7 से 8 रुपए का मैक्स, उससे ज्यादा का लिक्विड इसके अंदर नहीं होगा। प्लस इसकी पैकेजिंग हुई होगी, इसका नोजल बनाया गया होगा, इसमें पैसे लगे होंगे थोड़े, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा लेबलिंग का पैसा लगा, मार्केटिंग का पैसा लगा। वो जो ये मिस्टर DIY का इतना बड़ा शोरूम खोले हुए हैं, वो खोलने में जो खर्च हो रहा है ना, वो भी यही देता है, यही 119 रुपए यही देते हैं। समझ रहे हो? ये जो यहाँ 119 रुपए मेंशन है ना, यही DIY का वो जो खुला हुआ है, रेंट दे रहे हैं, उतना बड़ा बड़ा शोरूम खोल रखे हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स में, लिटरली DLF वगैरह इतने बड़े बड़े मॉल्स में खुले हुए हैं, तो ये यही दे रहा है पैसा उसका। समझ गए? कैसे दे रहा है वही हम लोग समझेंगे अभी। आगे आ जाओ, प्राइस। तो देखो यार, सबसे पहले प्राइस क्या होता है ये समझ लो, क्योंकि प्राइस जो होता है वो रेवेन्यू जनरेटर होता है। तुम कितना पैसा कमाओगे ना, वो तुम्हारा प्राइस डिसाइड करता है कि तुमने अपने प्रोडक्ट पे प्राइस क्या रखा है, ठीक है? अब देखो, प्रोडक्ट प्लस प्लेस प्लस प्रोमो प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्राइस, है ना? जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसका जो तुमने प्लेस रखा है, एक सेकंड रुकना गाइस, यहां पर एक चीज गड़बड़ हो गई है, नॉट इन द PPT बट इन माई रूम। ओके, वापस आ गए, ठीक है। अब जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, जो तुमने प्रोडक्ट बनाया, उसका जो प्लेस है ना, कहां से रख के बेच रहे हो, प्रोमो हो गया, एक्सपेंसेस जो उस प्रोडक्ट को बनाने में लगे, उसकी मार्केटिंग में लगे, जो प्रोमोशनल एक्सपेंसेस लगे, और प्लस हमें इससे प्रॉफिट भी कमाना है एट द सेम टाइम।
हम सिर्फ भैया अपना खर्चा चलाने के लिए थोड़ी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं ब्रेक इवन पे थोड़ी आना, हमें प्रॉफिट भी कमाना है। तो ये सब जोड़ने के बाद ही तुम्हारा प्राइस बनता है, ठीक है। तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लो कि द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज द ओनली पी इन द मार्केटिंग मिक्स दैट जनरेट रेवेन्यू। यानी कि जो मनी वैल्यू है तुम्हारे पूरे के पूरे प्रोडक्ट का कि वो कितने रुपए का है, वही तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट कराती है, ठीक है। इसके अलावा फिलिप कोटलर जी ने क्या कहा था कि प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। यानी जितना अमाउंट ऑफ मनी हम लोग चार्ज करते हैं किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, दैट इज द प्राइस, ठीक है। और उसके अलावा विलियम स्टैंटन जी ने क्या कहा था कि अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू एक्वायर सम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड इट्स अकम्पनिंग सर्विसेज। यानी कि जो मनी रिक्वायर्ड है टू गेट एनी गुड्स, तो वो हो गया भैया प्राइस। तो ये क्या हो गया, फिलिप कोटलर जी ने ये कह दिया, जो कि कह दिया भैया ब्रांड के पर्सपेक्टिव में, और इन्होंने कह दिया कस्टमर के पर्सपेक्टिव में, बात बराबर ही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जितना ज्यादा हायर एक्विजिशन, ये प्राइस डिसाइड पॉइंट करने के लिए, पैसा डिसाइड करने के लिए जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि जितना ज्यादा हायर एक्विजिशन कॉस्ट होगा रॉ मटेरियल का, उतना ज्यादा प्राइस होगा। गोल्ड ज्वेलरी आर मोस्ट एक्सपेंसिव, व्हाई? बिकॉज गोल्ड एज अ रॉ मटेरियल इज वेरी 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 कॉस्टली, है ना। उसके अलावा अब रॉ मटेरियल पे भी डिसाइड होता है, जैसे कि मान लो चावल का अगर मैं तुम्हें बोलूं राइस केक, ठीक है, और राइस केक के अलावा मैं तुम्हें बोलूं लेट्स सपोज व्हीट केक, आटे का केक, कौन महंगा होगा? चावल का केक, राइट। क्योंकि आटा 5 किलो कितने का आता है? आई गेस 195 के लमसम का आता है, और चावल 5 किलो जो है वो 340-350 का आता है, अच्छे ब्रांड का। मैंने दोनों अच्छे ब्रांड उठाए हैं, आशीर्वाद, दावत। तो तुम देख रहे होगे इसमें कितना डिफरेंशिएट कर रहा है। तो कोई भी चीज जो चावल से बनेगी वो अल्टीमेटली महंगी होगी ना, क्योंकि जो रॉ मटेरियल एक्विजिशन कॉस्ट है वो ज्यादा है। तो जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा तो उसका प्राइस भी उतना ही हिसाब से बढ़ते जाएगा। दूसरी चीज क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि जो लेबर है, जो पावर है, जो ओवरहेड्स है, जो खर्चे तुम लोग कर रहे हो उसको बनाने के लिए, जो लेबर लग रहा है, जो मशीनरी लग रही है, उसका भी कुछ पैसा लगता है ना। मशीनरी चलाने के लिए बिजली बिल लगता है, लेबर को सैलरीज लगती है, ये सब भी प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। इसके अलावा मार्केट कंडीशन कैसा चल रहा है। अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है किसी चीज की, कोई चीज कम है तभी उसका प्राइस ज्यादा है, राइट। गोल्ड क्यों महंगा है भाई? अगर गोल्ड कहते हैं दीवार में निकलता गोल्ड महंगा होता? नहीं होता, गोल्ड वेस्ट होता भाई। लोग उसको दीवार से खींच खींच के फेंक रहे होते अपने घर से, है ना। गोल्ड महंगा क्यों है? क्योंकि गोल्ड मिलता नहीं है, गोल्ड बहुत कम है। तो जो चीजों का डिमांड ज्यादा रहेगा मार्केट में और सप्लाई कम है, उसका प्राइस अपने आप बढ़ता है। तो डिमांड इज ऑल्सो अ फैक्टर, मार्केटिंग कंडीशन इज अ फैक्टर। अगला आता है कॉम्पिटिशन, मोनोपोली। यानी कि भैया अगर तुम्हें टेस्ट कोच वाली हमारी बैच के हिसाब से ही बताऊं तो मुझे पता है मार्केट में लोग 8,000, 9,000, 10,000 के बैचेस बेच रहे हैं सीयूईटी में। मुझे पता है यहां पर अगर मुझे विन करना है तो मैं अच्छे क्वालिटी के एजुकेटर तो लेके आऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को प्राइस फैक्टर से भी खेलना पड़ेगा। मुझे अपना प्राइस कंपटीशन से लो रखना पड़ेगा ताकि बच्चा मेरे में इन्वेस्ट करना चाहे, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन आपका क्या प्राइसिंग रखा है। और तो और लास्ट में आता है ब्रांड एंड क्वालिटी, यानी कि जो ब्रांड है तुम्हारा वो क्या रखता है, उसका क्या औकात है मार्केट में, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। विशाल मेगा मार्ट जाना कभी, और वहां पर जाके तुम लेट सपोज जो बर्तन साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सो वगैरह, जो टिकिया होती है, वो वाली जो टिकिया है ना, तुमको विशाल मेगा मार्ट में समझ लो 40 रुपए में 3 मिल जाती है, कॉम्बो ऑफर। और वो ब्रांड रहेगा कोई बेकार सा, मतलब तुम सुने भी नहीं होगे, ऐसा कोई ब्रांड रहेगा रैंडम, ठीक है। एट द सेम पॉइंट अगर वही चीज एक्सो वगैरह बेचेगी तो 150 रुपए का 3 बेचेगी, है ना, और वहां पर तुम्हें 40 रुपए का 3 मिल रहा है। तुम क्या खरीदोगे? बहुत कम ही लोग होंगे जो वो 40 रुपए वाला खरीदेंगे, वो तो ऐसे ही टाइम पास, हम लोग जैसे बैचलर खरीदेंगे, जाएंगे अरे चलो डालो नहीं यार चलो, ऐसा सोचेंगे। लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे मार्केट में जो कि चाहेंगे कि भैया मैं अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करूं, राइट। तो तुम्हारा ब्रांड किस लेवल का है इस पे भी तुम्हारी प्राइसिंग डिपेंड करती है कि तुम्हारा ब्रांड किस, तुमने उसका ओड़ा कैसे बनाया है, तुम्हारा सेगमेंट क्या है। तुम मिडिल क्लास को देखते हो, तुम लोअर क्लास को देखते हो, हायर क्लास को देखते हो, उस हिसाब से तुम अपने ब्रांड का प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो। नाउ अब तुम्हें बता दूं प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए 3 पिलर्स है, ठीक है। क्या है? 3 पिलर्स है। सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। अब हमने एक रिटर्न बना लिया, आरओआई बना लिया कि हमारा अगर प्रोडक्ट 5 रुपए का कॉस्ट करता है तो हम इसको करीबन 15 रुपए में बेचेंगे, यानी हमने सीधा सीधी ले लिया कि हम इस पे 10 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं, हमारा 10 रुपए का मार्जिन, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। तो ये क्या हमने सोचा, ये हो गया भैया प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हमने क्या करना है, देखो यार ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, आप किसी भी चीज में ज्यादा प्रॉफिट कमाओ।
क्यों? क्योंकि आप जितना प्रॉफिट कमाओगे आप उतना ही अच्छा सस्टेन कर पाओगे, आपके पास पैसा रहेगा, आप आगे लगा भी पाओगे, आप कुछ बढ़िया बना भी पाओगे, है ना। तो प्रॉफिट मैटर्स अ लॉट। इसके अलावा मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहला तो मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन। प्राइसिंग से आप कंपटीशन को मीट करते हो या प्रिवेंट करते हो, है ना। अगर कोई चीज पूरे मार्केट 100 रुपए में बेचती है, मैं कल 40 रुपए में कोई चीज लॉन्च कर दूंगा, मैं किल कर दूंगा मार्केट में, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा प्रिवेंट करने का मार्केट को। मुझे पता है ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट है ऐसे मार्केट में, मैं कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में उतर जाऊंगा, मैं विन करूंगा। वाई? क्योंकि मैं मार्केटिंग पढ़ा रहा हूं, इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जो बहुत ज्यादा हेवीली कॉस्ट करता है, जबकि उसकी उतनी औकात नहीं है। तुम देख लो ना भाई, जेई नीट वगैरह के बैचेस बिकते थे, कितने कितने के बिकते थे ब्रांड्स में, 35,000, 40,000, 50,000 मिनिमम। लोगों को लगता था यही है प्राइसिंग। कोई आया ना बीच में 3,000 का लेके, सारे 3500 का लेके, काटा पूरा कंपटीशन। अब वो लोग जो 35-40,000 में बेचते थे वो भी आ गए 5,000 की प्राइसिंग पे। आना पड़ गया भाई, मजबूरी हो गई, क्योंकि कोई 3500 रुपए में घुस गया भाई लेके। तुम 40,000 में बेच रहे हो कोई चीज, कोई 3500 में बेच रहा है, कितना डिफरेंशिएशन है, राइट। लेकिन दूसरे बंदे ने गुडविल कमाया वहां पे, उसने किल कर दिया मार्केट में, बहुत बढ़िया किल कर दिया। मतलब तुम अब उसको छू भी नहीं सकते, वो इस लेवल का, वो क्वांटिटी सेलिंग में जीत गया तुमसे। तुम बैठ के क्वालिटी करते रह गए। तुम 40,000 का 4 बेचोगे तो तुम कितना कमाओगे? 1,60,000। और उसको वही चीज करने के लिए 400 बच्चों को बेचना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो बेच पा रहा है 400 लोगों को, है ना, और तुमको 4 बेचने में फट जा रही है। तो ये समझ जाओ सिंपल। अगला क्या होता है भैया? पब्लिक रिलेशन, पीआर भी बहुत ज्यादा, पब्लिक इमेज। जैसा मैंने अभी जो एग्जांपल लिया 3500 वाला जो आया आईआईटी जेई का लेके, आप 3500 में हम लोग आ रहे हैं, अब जो कुछ लोग आ रहे हैं, तो आप ये समझ लो ये पब्लिक इमेज को बढ़ाता है तुम्हारे। प्राइसिंग तुम्हारे पीआर को बढ़ाता है। पीआर इज द बेस्ट दैट कैन बी डन बाय प्राइसिंग। प्राइसिंग इज द बेस्ट पीआर। उस इंसान ने अगर 3500 में कोई चीज रिलीज करी, ही न्यू कि वो क्वांटिटी सेलिंग कर देगा, बहुत लेवल पे कर देगा, तो उसको पता था इससे उसका पीआर होगा। भाई तुम देख लो किस लेवल का पीआर है, किस लेवल का पीआर है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कोई नहीं सट सकता। डरते हैं लोग, डरते हैं लोग के खिलाफ बोल देंगे तो भैया 100 लोग गाली देंगे आके, 100 क्या लाख लोग, करोड़ लोग गाली देंगे, और यही सच्चाई है। दैट इज इनहैंस पीआर। साथ ही में रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कि जो हाई प्राइसेस है ना, वो सरप्लस री इन्वेस्टमेंट के काम भी आते हैं। किसी भी चीज का हाई प्राइसिंग होता है, प्रॉफिट ज्यादा बनता है, तो उसको रीइन्वेस्ट करना आसान होता है ना। जो छोटी कंपनीज है ना, उसको हमेशा अपने हाई प्रॉफिट्स देखने चाहिए। जो बड़ी कंपनी है वो तो क्वांटिटी सेल कर रही है ना, तुमको आइडिया भी नहीं होगा कि एप्पल एक दिन में कितने फोन्स बेचती होंगी, ठीक है, जाके एक बार चेक करना। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उसको प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, वो इतने क्वांटिटी में सेल कर रही है कि वो डेली का अरबों खरबों कमा लेगी। लेकिन जो नई कंपनी आई है फोन लेके, उसको भाई अपना प्रॉफिट देखना पड़ेगा। वो नहीं देखेगा तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वही प्रॉफिट रीइन्वेस्ट करना है उसको। नाउ आगे आ जाए तो अगला आता है द डुअल इंपैक्ट ऑफ प्राइसिंग, यानी फर्म और कंज्यूमर पे क्या डिफरेंस आता है प्राइसिंग का। फर्म यानी कि जो कंपनी है, कंज्यूमर यानी कि जो उसको कंज्यूम करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझो। सबसे पहली चीज, प्राइसिंग से ये कंपिटिटिव पोजीशन देता है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा रखोगे प्राइस तो भैया लो बिजनेस होगा, और बहुत कम रखोगे तो फर्म तुम्हारा चल जाएगा जमीन में, ठीक है। तुमको एक ऐसी मॉडरेट प्राइसिंग रखनी पड़ेगी जिसमें तुम एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हो और तुम्हारी चीजें बिक भी रही हो। सेकंड चीज क्या होता है? फाइनेंशियल गोल्स, यानी कि डायरेक्टली ड्राइव्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तुम्हारा जो प्राइस है वो तुम्हारे लिए रेवेन्यू बनाता है और प्रॉफिट्स बनाता है फर्म के लिए। साथ ही में क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इससे तुमको यह पता चलता है कि कोई चीज तुम्हारा कितना बिक रहा है। प्राइस तुम्हें बताता है कि मेरा कोई भी चीज कितना ज्यादा बिक रहा है, और तुम अपनी प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से करोगे। तुम्हें पता है मेरा कोई चीज बहुत ज्यादा बिक रहा है तो तुम उसको ज्यादा प्रोड्यूस करवाओगे, राइट। पता है कोई चीज नहीं चल रहा है तो तुम बोलोगे अरे बंद करो भाई, यही करोगे ना। और ये जो तुम्हारी कहते हैं ना माइंड में जो देगा ये चीज, वो देगा भैया प्राइस। इसके अलावा मार्केटिंग कंसिस्टेंसी, यानी कि पोजीशनिंग, पैकेजिंग, प्रोमो, बजट, ये सब तुम्हारा प्राइस लाके दे देता है, मार्केट में सर्वाइव दे देता है। फिर उसके बाद तुम्हारा इमेज भी बनाता है, इनएफिशिएंट फंड्स को यूज करने में हेल्प करता है। ये सब चीज फर्म के लिए करता है प्राइस। लेकिन वही चीज जो है कंज्यूमर पे कैसे इंपैक्ट करता है प्राइस का, वो समझते हैं। पहला, डिसीजन मेकिंग। मेरे को, मैं चाहता तो मैं एक नॉर्मल लैपटॉप ले सकता था, राइट। मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि यहां देखो डिसीजन मेकिंग, ये जो है ये भले ही ज्यादा प्राइस का है, लेकिन ये प्राइस मेरे को इस डिसीजन मेकिंग में बनाने को दे रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये मेरा वर्थ इन्वेस्टमेंट है भैया। ये 4 साल कुत्ते जैसा चलेगा। मेरा पुराना मैकबुक M1 पिछले 4 साल से चल रहा है, अनडिफीटेड चल रहा है आज तक, टचवुड, कहीं आज ही खत्म ना हो जाए, उसी में एडिट करना है इस वीडियो को, तो तुम समझ जाओ वो अनडिफीटेड चल रहा है। तो सबसे पहला डिसीजन मेकिंग मेरे को प्राइस देता है कि क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं,
और क्या मेरे को चाहिए, राइट, प्राइस के हिसाब से। दूसरी चीज रेगुलेट्स डिमांड, यानी कि अगर हायर प्राइस रिड्यूस करोगे ना सॉरी गाइस, हायर प्राइस रिड्यूस करोगे तो डिमांड जो है तुम्हारा वो बहुत ज्यादा बढ़ता भी है और घटता भी है सेम टाइम पे, ठीक है। हायर प्राइस रिडक्शन पे चीजें नहीं बिकती है, ये लोगों को लगता है कि मैं बहुत कम में आ जाऊंगा तो भी मैं बिक जाऊंगा, नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। अब भैया जो मैं तुमने एग्जांपल दिया था तुम्हें IIT JEE का 40,000 वाला, वो किसी ने 3500 में किया तो आज कोई 999 में भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि वो जीत जाएगा, नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा, यही रियलिटी है। आप 900 पे आओगे ना, लोगों को लगा अरे 900 में क्या देगा ये तो पागल बना रहा है मेरे को, यही लगा 900 रुपए में जेई का पढ़ाई होता है, तुम तो ये सोचोगे कितनी घटिया क्वालिटी होगी इसकी, तुम्हारे मन में ये चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा स्टेटस सिंबल का भी बात है भाई, मेरे को, मैं अगर रोड पे, सच्चाई बता रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई, कोई ऑफेंड मत होना अगर पीता है तो भाई, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं रोड पे अगर यहां जा रहा हूं, 50 60 100 70 लड़कियां खड़ी हैं या लड़के खड़े हैं, जो भी खड़ा हो, ठीक है, मैं अपोजिट जेंडर के तुम्हारे कोई इंसान खड़ा है, तुम अगर जा रहे हो तो तुम्हारे अंदर दिमाग में यह चीज जरूर आएगी भैया कि सामने वाला बंदा मेरे को कब देखेगा, जब मेरे अंदर कुछ स्टेटस सिंबल है। ये शर्ट जारा का होना चाहिए, ये पैंट मेरा आराम से H&M का होना चाहिए, और मेरा जूता भाई नाइकी जॉर्डन एयर फोर्स होना चाहिए, तब लोग मुझे देखेंगे। तो कोई भी चीज प्राइस तुम्हारे स्टेटस सिंबल को भी करती है। अब मैं भाई सरोजनी के कपड़े 400 रुपए वाले पिंकू ब्रांड के पहन के जाऊंगा तो शायद ही कोई मुझे उतना ऑब्जर्व करे, लेकिन अगर मैं कुछ बहुत महंगी चीजें पहन के जाऊंगा तो लोग देखेंगे अरे ये देख इसके पास ट्रेविस स्कॉट है, नाइकी का जॉर्डन ट्रेविस स्कॉट एडिशन, समझ रहे हो। तो लोग ये देखते हैं और ये बहुत मैटर करता है, तो ये तुमको एक स्टेटस भी देता है, साथ ही में सोशल वेलफेयर, ठीक है, क्योंकि कंपिटेटिव प्राइसिंग रहेगी ना तो चीजें लोअर पे आने लगती है। लोग जितना कंपटीशन करते रहेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग लाएंगे, चीजों का प्राइस उतना ही ज्यादा गिरता जाएगा मार्केट में, और यही है मार्केट की खासियत। नाउ अब अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर की बात कर ले जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, तो जरा पॉइंटर्स में समझते हो, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्या? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट, यानी कि प्राइसिंग मस्ट अलाइन विद फर्म गोल। फर्म का गोल क्या है, टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज क्या है, उस पर प्राइसिंग डिपेंड करता है। इंटरनली एक फर्म के अंदर कैसे डिसाइड होता है ये बता रहा है। साथ ही में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा है प्रोडक्ट का। कोई चीज अगर 100 रुपए में बिक रही है भाई, और मान लो तुम्हारा कोई कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है, वो कोई चीज मान लो 50 रुपए में बेच रहा है और उसी चीज को तुम बना रहे हो तो 100 रुपए में बिक रहा है, तो तुम थोड़ी ना 50 में बेच पाओगे, तुम अपना इसमें प्रॉफिट बना के 150 में बेचोगे, है ना। भले ही तुम इससे क्वालिटी में ऑब्वियसली विन करोगे कि तुम्हारा रॉ मटेरियल अच्छा होगा, है ना। तो ये एक पॉइंट है। साथ ही में तुम्हारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, है ना, तुमने कुछ फीचर्स डाला, कुछ उसमें डाला, तो उस हिसाब से भी तुम्हारा प्राइसेस बढ़ता है। अगर मैं जैसे तुम्हें बताऊं, हमने डाउट वाला जो AI डाला है अपने टेस्ट कोच प्राइम में, अगर मैं वो नहीं डालता तो शायद मेरी प्राइस और गिर जाती, क्योंकि मुझे AI इनेबल करवाने के लिए मुझे बहुत लोगों को उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, राइट, बहुत लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, तो उस वजह से मेरी प्राइसिंग गिरानी पड़ी मेरे को, है ना। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मार्केटिंग मिक्स की हम लोग बात अगर कर रहे हैं तो प्राइस मस्ट कवर एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन, इन 3 P को प्राइस कवर करनी चाहिए। जो प्रोडक्ट में पैसा लगा, जो प्लेस लगा और जो प्रमोशन करने में पैसा लगा, सब तुम्हारा वहां पर कवर होना चाहिए तुम्हारे प्राइस में। और तो और नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स कैसा है, मॉडरेट प्राइस वाला गुड है, लग्जरी गुड है, उस हिसाब से भी प्राइसिंग डिफर करती है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी प्राइस डिफर करती है। मेरी कंपनी में 70,000 इंप्लॉय काम करते हैं, मेरे को सबकी सैलरीज देनी है, तो मेरा प्रोडक्ट का सैलरी ऐसा, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए कि मैं सबको अफोर्ड कर पा रहा हूं, समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा लोकेशन, मैं कहां बेच रहा हूं। मैं अगर किसी Tier 2 Tier 3 सिटी में एक शोरूम डालू अपना, है ना, मिस्टर DIY का एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर DIY अगर किसी Tier 2 Tier 3 जगह पे अपना शोरूम डालेंगे तो ये इनको रेंट बहुत कम लगेगा, तो इनकी प्राइसिंग वहां पर उस हिसाब से कम हो सकती है। लेकिन DLF मॉल में खड़े रहेंगे और 4.5-5 लाख का रेंट देंगे तो इनकी अपनी प्राइसिंग वैसी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत मैटर करता है, लोकेशन क्या है, साथ ही में तुम्हारा प्रमोशनल प्रोग्राम्स क्या है, तुम स्पेंड किधर करते हो, है ना। आगे आते हैं, अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या है जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, ये समझ लो, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या है, सबसे पहले तो डिमांड एंड इलास्टिसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। जितने भी हाई प्राइसेस है वो तुम्हारी डिमांड से बढ़ सकते हैं। अभी क्या चल रहा था, अभी थोड़ा वॉर सिचुएशन है, राइट, तो लोगों ने बोला कि इंडिया के पास 25 दिन का ऑयल रिजर्व बचा है, मात्र 25 दिन का। अरे भैया 25 दिन का ऑयल रिजर्व इंडिया के पास लेट सपोज बचा भी है, तो इस हिसाब से प्राइसेस बढ़ जाने चाहिए, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इन केस अभी तो चलो ये तो एक सिनेरियो बताया, इसको हटा दो, तुम नहीं समझ पाओगे इससे, मैं तुमको दूसरे सिनेरियो से समझाता हूं। सिल्वर हैज ग्रोन अराउंड 140% इन अर्लियर 5 मंथ्स, मेरे को जहां तक लगता है। तुम्हारे भैया ने भी इन्वेस्ट करा था, 140% हमारा भी ग्रो करा, बढ़िया चला। तो तुम समझ लो कि सिल्वर इतना ज्यादा ग्रो करा, क्यों करा, डिमांड,
चाइना ने बहुत होल्ड कर लिया सिल्वर, और बहुत होल्ड हो गया सिल्वर, प्राइसेस बढ़ते गए। जिस चीज का डिमांड जिस हिसाब से रहता है मार्केट में, उस हिसाब से प्राइसेस उसके फ्लक्चुएट करते हैं। इसके अलावा बायर का बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट को किस लेवल पे देख रहा है। अरे भैया मेरे को चप्पल लेना है भाई, मैं नहीं सोचता कि मैं पूमा और नाइकी के चप्पल पहनूं, मेरे को फ्लाइट भी चलेगा, ठीक है, लेकिन किसी को पूमा और नाइकी भी चलता है। तो इसी हिसाब से कंज्यूमर का क्या, बायर का क्या बिहेवियर है, उस हिसाब से भी प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं। और तो और कंपटीशन के हिसाब से भी। बहुत कंपिटेटिव मार्केट है, बहुत क्लटर्ड मार्केट है, बड़ा मुश्किल है प्राइसिंग डिसाइड करना यार, बहुत मुश्किल है। हम लोग को बहुत मुश्किल लगता है डिसाइड करना। क्यों? क्योंकि भैया मार्केट बहुत क्लटर्ड है ना। मैं अभी 3500 का कोई चीज लेके आया, जैसे हमने अभी जनरल टेस्ट वाला जो हमारा बैच है, राइट, मैं और जकी जिसमें पढ़ा रहे, मैं और जकी सौदागर, तो हम दोनों जिसमें पढ़ा रहे हैं जनरल टेस्ट वाले में, वो अभी 2500 पे लिस्टेड है, जो कि शायद 1250 या कुछ पे मिल जाएगा तुमको 50% ऑफ ऋतुराज 50 वाला कोड से। तो ये हमने पता कैसे डिसाइड करा, हमने देखा, पूरे मार्केट को देखा। हमने क्या देखा कि कंपटीशन कितने में करी है। कंपटीशन तो भैया 6000 में पढ़ा रही है जनरल टेस्ट, और उससे ज्यादा फीचर हम लोग दे रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा भैया कि चलो ऐसा प्राइसिंग लाओ कि साला किल हो जाए। तो यही चीज है भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा मैटर करता है तुम्हारे प्राइसिंग को डिसाइड करने में। और तो और रॉ मटेरियल सप्लाई, इकोनॉमिक कंडीशन और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी। सिगरेट जो है महंगा हो गया, समझ रहे हो। 17 रुपए का जो सिगरेट पड़ता था, 170 का जो डब्बा आता था, वो अभी आ रहा है 240 रुपए का, यानी वो हो गया है 24 रुपए का एक सिगरेट। कितने रुपए बढ़ गए? 3 इधर और 4 उधर, 7 रुपए बढ़ गए सिगरेट के। क्यों बढ़े? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आ गई भाई। छोटी एडवांस लोग 10 रुपए में पी रहे थे, आज छोटी एडवांस 12 रुपए की हो गई है, ठीक है। तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से टैक्सेशन बढ़ता है, टैक्सेशन बढ़ता है तो प्राइसिंग अपने आप बढ़ जाती है। और यही इस बार हुआ, सिगरेट वाले एग्जाम्पल से बता रहा हूं। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं आगे, स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग अप्रोचेस। जो स्ट्रैटेजिक प्राइसेस है वो कैसे डिसाइड होते हैं। सबसे पहला तो ये जो तुम देख लो, ये तुम्हारा डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग है, ठीक है। जैसा डिमांड है उस हिसाब का तुम्हारा प्राइस बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा प्राइस का मीटर है, राइट। ये प्राइस डिसाइड कर रहा है। जैसे यहां देख लो, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, ठीक है। अगर मेरा डिमांड टॉप पे चल रहा है तो मेरा प्राइस भी टॉप पे चल रहा है। मेरा डिमांड लो पे चल रहा है तो मेरा प्राइस भी लो पे चल रहा है, राइट। और अगर मेरा प्राइस मतलब डिमांड ऊपर चल रहा है लेकिन मेरी सप्लाई उस लेवल की नहीं है, तो मेरा प्राइस नीचे आ जाएगा, मैं कमा नहीं पाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक समय आएगा जब डिमांड कम हो जाएगा, मेरा सप्लाई ऊपर है। तो ये एक ग्राफ है जो कि तुमको डिमांड और सप्लाई के बारे में बता रहा है प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या है भैया, परसीव्ड वैल्यू, यानी कि ये बायर के परसेप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, सेलर के परसेप्शन पे नहीं। और तो और ये डिफरेंशियल है, यानी कि यहां पर भैया डिफरेंट प्राइसेस है बेस्ड ऑन कस्टमर लोकेशन। स्टारबक्स वगैरह जब खुल रही थी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, तो फिर मुझे पर्सनली लगा था कि यहाँ तो भाई सस्ती होगी। जैसे मैं दिल्ली में अगर पीता हूँ तो मेरे को 350 के लमसम का पड़ता है, 325 का जावा चोको चिप, ठीक है। यही सेम चीज़ मैं जब अपने होम टाउन पटना जाता हूँ, वहाँ पीता हूं तो मेरे को सेम पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रेट डिफरेंस। जैसे मैं घर पे जाके जब ब्लिंकिट कर रहा होता हूं कोई सामान, तो मेरे को वो सस्ता पड़ रहा होता है पटना में अकॉर्डिंग टू यहाँ के। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोकेशन पे भी डिपेंड करती है, डिफरेंशियल पे। साथ ही में स्कीमिंग, यानी कि हायर इनिशियल प्राइस। क्या करेंगे, स्टार्टिंग में प्राइस बहुत बढ़ा के बेचेंगे किसी प्रोडक्ट का, बहुत बढ़ा देंगे, ठीक है। ये देख लो भाई, सबसे बड़ा एग्जाम्पल एप्पल प्रोडक्ट्स। स्टार्टिंग में 1.5 लाख रुपए का बिकता है प्रोमैक्स, 1.5 लाख रुपए का। अगले साल नया लॉन्च होता है, प्रोमैक्स तो हट जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल की बात कर ले, 15 की बात कर ले, 15 स्टार्टिंग में जब मैंने लिया था, पहले 15 प्रोमैक्स लेने से पहले 15 लिया था, 80,000 रुपए का लिया था मैंने, 256 जीबी। और वही 256 जीबी अभी अगर तुम जाके देखोगे तो 52-53 हजार रुपए में निकल रही है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल प्राइस कर दिए बहुत हाई, कमा लिया, बहुत कमा लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्कीमिंग कर दिया, नीचे कर दिया। फिर पेनिट्रेशन करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, स्कीमिंग करते हैं, यानी कि हाई प्राइस करके लो करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं, लो से हाई जाते हैं। समझ रहे हो, पहले क्या करेंगे, एकदम लो प्राइस पे घुसेंगे। जियो लो भैया, जियो बेचो। तुम बेचोगे 5G प्लान बेचोगे, 4G प्लान बेचोगे, कितने में बेचोगे भैया? हम बेचेंगे भाई फ्री बेचेंगे। अब तुम क्या हुआ, जियो ने कर दिया भैया कि मैं फ्री में बेचूंगा, पूरा का पूरा फ्री में सिम निकाला, सबको फ्री में इंटरनेट दिया, लोगों को लगा दी आदत, 3 साल लवालब एकदम। मैं बता रहा हूं, LYF का फोन आता था, तुम लोग बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए, 2017-18 की बात है। LYF का फोन आता था, ठीक है, जब मैं 11-12 में पढ़ता था तब की बात है। LYF का फोन आता था और LYF के फोन में जियो का सिम आने लगा, बहुत सस्ता, बिल्कुल फ्री। सब बोल रहे हैं कि अरे इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है, दिन भर यूट्यूब देखो, वाओ। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर नेट चला रहे हैं।
फिर दिया भैया जियो ने सामने से आके, ठीक है अब 400 रुपये दे दो। अरे 400 रुपये, 400 रुपये क्या होते हैं, ये लो सर 400 रुपये। फिर जियो ने बोला ठीक है चलो अब 850 दे दो इसी के लिए। अब हम लोग 850 भी दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया पेनिट्रेशन, कि पहले धीमे प्राइस से घुसो और धीरे 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 आदत लगा के बढ़ा दो। जेप्टो भी यही करती है, फ्री डिलीवरी कॉस्ट, अब धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, अब 150 पे फ्री होगा, फिर 200 पे फ्री होगा, फिर 400 पे फ्री, फिर 500 पे फ्री। तुम्हारा भाई कार्ट वैल्यू बढ़ता चला जाएगा टाइम के साथ। दैट इज पेनिट्रेशन। एंड व्हाट इज स्कीमिंग, जो एप्पल करता है। क्या करता है एप्पल, एप्पल बहुत महंगे में लॉन्च करेगा और धीरे 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 करके प्राइस गिरा देगा, है ना, ये होता है एप्पल। नाउ अगर हम लोग बात करें कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग की, तो ये क्या होते हैं, ये प्रोडक्शन ड्रिवन होते हैं, है ना। ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये समझ लो। सबसे पहले ये मेजर कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने लेट सपोज 1 लाख रुपए लगाए हैं किसी भी मेरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है, जिसमें उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, मार्केटिंग सब कुछ है, और मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए। जिस दिन मैं मार्केट से वो 1 लाख रुपए कमा लूंगा वापस, दैट इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। मेरे को मार्केट से वो 1 लाख वापस कमाने, वही मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। समझ गए, बहुत बढ़िया। नाउ अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या मैटर करता है, सबसे पहला कि तुम्हारा जो यूनिट टोटल कॉस्ट है और जो तुम्हारा डिजायर्ड यूनिट का प्रॉफिट है, जो तुमको पैसा लगा, जैसे वो 5 रुपए लगे और प्लस 2 रुपया का मैं डिजायर्ड प्रॉफिट देख रहा हूं, तो 7 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला। कॉस्ट प्लस निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट टोटल कॉस्ट और साथ ही में डिजायर्ड यूनिट प्रॉफिट करते हैं। फिर मार्कअप निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग सेट परसेंटेज लगा देते हैं, है ना। मार्कअप प्राइस क्या होता है ये तुमको पता है, H&M, ये H&M छोड़ दो, H&M तो सेम पे बेचती है, हाँ V2 वगैरह चल जाते हैं। V2 के जींस कायदे से 500 रुपए के भी नहीं होते हैं, है ना, दिखने में भी नहीं होते हैं और फील में भी नहीं होते हैं। प्राइसिंग लगाएंगे, 5000 की जींस है 500 रुपए में बेच रहे हैं, 90% का डिस्काउंट, दैट इज मार्कअप प्राइस। जब किसी भी चीज को बेचना है, मेरे को पता है मेरे को 500 में ही बेचना है, लेकिन मैं क्या दिखाऊंगा कि मैं भैया 2500 रुपए में इसको लेके आया हूं और अब मैं 500 रुपए में बेच रहा हूं। समझ गए, दैट इज मार्कअप। उसके अलावा तुम्हारा आता है ब्रेक इवन, समझा दिया। और फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा ये निकल जाता है। नाउ आगे आते हैं, अब आती है कंपेटिटिव वैल्यू एंड मेजर मेथड। ठीक है, 1 सेकंड देना गाइस, पानी पी लेते हैं फटाफट। ओके जी, हो गया। अरे यार पानी पीना है। आ जाओ, कंपेटिटिव वैल्यू एंड मेजर मेथड। ठीक है, सबसे पहला एक तरीका होता है प्राइसिंग रखने का। जैसे यहां तुमने देखा 2 तरीका, क्या क्या देखा, डिमांड ओरिएंटेड और कॉस्ट ओरिएंटेड। अब हम लोग देखेंगे भैया कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। सबसे पहला होता है गोइंग रेट, यानी कि फिक्सिंग प्राइसेस एज पर मार्केट ट्रेंड। जो हम लोग करें, जो मार्केट ट्रेंड है, जो इंडस्ट्री लीडर है, उसके हिसाब से प्राइस फिक्स करो। ठीक है, मुझे पता है एप्पल इंडस्ट्री लीडर है, एप्पल अपना फोन 35,000 में, मतलब कि 50,000 में बेच रहा है, और नथिंग को घुसना है, तो नथिंग किससे कंपेयर करेगी अपने आप को? क्या नथिंग अपने आप को रेडमी से कंपेयर कर रही है? नहीं, नथिंग अपने आप को एप्पल और सैमसंग से कंपेयर करती है, इसलिए नथिंग के प्राइसेस ज्यादा है ना। भले ही नथिंग का परफॉर्मेंस रेडमी जैसा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, नथिंग का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन भले ही नथिंग का परफॉर्मेंस रेडमी जैसा हो, नथिंग अपने आप को कंपेयर कर रही है विद द लीडर्स, दैट्स व्हाई नथिंग इज कॉस्टली। समझ गए? तो ये हो गया भैया गोइंग रेट। साथ ही में सील्ड बिड, यानी कि लोअर देन द कंपटीटर्स तुम बता दो, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर बता दो, है ना। डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर के हिसाब से अपना प्राइसिंग सेट कर दो। नाउ अगला आता है वैल्यू बेस्ड, कि कंज्यूमर नीड परसेप्शन और डिजाइन प्रोडक्ट, यानी कि जो मेरा कंज्यूमर है उसका नीड क्या है, उसका परसेप्शन क्या है मेरे प्रोडक्ट को लेके, है ना, उस हिसाब से भी मैं प्राइसिंग डिसाइड करता हूं। और तो और मैं आपको बता दूं, ये जो मेजर प्राइसिंग का चीट शीट है, इसको समझ लो कि वन प्राइसेस वर्सेस वेरिएबल, सेम फॉर ऑल, बस वेरिंग बाय लॉयल्टी। होता है ना, बहुत समय होता है, जैसे तुम शायद इस निच से अगर कपड़ा खरीदने जाओगे तो तुम्हें मेरे से ज्यादा महंगा मिलेगा, क्योंकि मेरे को स्निच ज्यादा ऑफर देती है, क्योंकि मैं रेगुलर बायर हूं, राइट। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, प्रीमियम, यानी कि हाई प्राइसेस फॉर दोस्त चीज जो कि बहुत ही क्वालिटी और स्टैंडर्ड की है। फिर लीडर प्राइसिंग, यानी कि जो पॉपुलर आइटम है उसके प्राइसिंग लो कर दिए ताकि ट्रैफिक लेके आ पाए। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जानबूझ के 99 लिखते हैं, 299 लिखते हैं, 399 लिखते हैं, क्यों? 400 और 399 में कौन बड़ा है? 1 रुपए का बड़ा है ये बस, लेकिन अगर आंख से देखेंगे तो लगता है बहुत डिफरेंस है। दैट इज द प्राइसिंग। ठीक है, ये प्राइसिंग का गेम होता है ना। ये सब वही चीजें हैं जो हमने भी पढ़ा है। आगे आते हैं अगले चैप्टर पे।
अगला चैप्टर है हमारा प्लेस डिसीजन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम लोग कहां से अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और मार्केट में उतार रहे हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग फटाफट। देखो सबसे पहले प्लेस क्यों मैटर करता है। 4 P's जो है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा, है ना, हम लोग का तो 4 P's 5 P's यही पढ़ना है इस बार। तो जो हमारा 4th P है यानी कि जो हमारा प्लेस है वो कैसे मैटर करता है, राइट। प्लेस क्या होता है, तो प्लेस जो होता है ना वो गैप बनाता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच का गैप होता है। यानी कि लेट सपोज अगर कोई भी इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लेट सपोज हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग चीनी बना रहे हैं। तो भैया चीनी कोई मैन्युफैक्चर बना रहा है, उसको कस्टमर तक पहुंचाना है। तो क्या कस्टमर आएगा बोलेगा भैया चीनी दे दो, फैक्ट्री आएगा, नहीं आएगा। कुछ तरीका होगा, पहले हम लोग उसको पैकेजिंग करेंगे, फिर हम लोग चीनी को किसी को देंगे जो जाके किसी को देगा और फिर वहां से जाके कस्टमर खरीदता है, राइट। नहीं तो 2 तरीका होता है। ये सारे चैनल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे और सब बहुत ध्यान से समझेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होती है जो मतलब बेसिक है, बहुत बेसिक है फॉर द एफएमसीजी गुड्स। क्या, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स है जो कि क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ गुड के, यहां पर गुड्स बनते हैं। मैन्युफैक्चरर के पास क्या होता है, गुड बनता है। फिर उसके बाद वो गुड किसके पास जाता है, इंटरमीडियरीज के पास जाता है, मिडल मैन के पास जाता है, होलसेलर, रिटेलर, है ना। बहुत बार क्या चेन होता है कि मैन्युफैक्चरर से जाएगा एजेंट के पास, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, फिर रिटेलर से कंज्यूमर। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट भी होता है, ये सब हम लोग समझेंगे। तो पहला तो मैन्युफैक्चरर के पास गया, दूसरा गया इंटरमीडियरीज के पास, तीसरा गया कंज्यूमर के पास, और उसके बाद तीसरा गया फैसिलिटेटिंग एजेंसी के पास, और चौथा गया कंज्यूमर के पास। एक एक करके समझेंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं इसमें, है ना। चैनल करते क्या है ये समझो। चैनल्स क्या होते हैं भाई, ये सोनी टीवी और जी टीवी नहीं है, ये चैनल्स वो चैनल्स है जहां से तुम्हारा प्रोडक्ट गुजर के जा रहा है कंज्यूमर तक। जो चैनल्स तुम्हारे प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, दैट आर चैनल्स, ठीक है। चैनल करते क्या है, सबसे पहला ट्रांजैक्शनल फंक्शन, यानी कि ये बाय करते हैं और सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को बाय करते हैं और आगे कस्टमर को सेल करते हैं। दूसरी चीज रिस्क बियरिंग, ठीक है। ये जो है ये सारा रिस्क लेते हैं, ओनरशिप का, स्पॉइलेज का, हर चीज इनके पास होता है। ऑल रिस्क आर विद देम। उसके अलावा नेगोशिएशन, यानी कि ये क्वालिटी पे, गारंटी पे, प्राइस पे, ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले ये सब चीजों का एक गारंटी लेके चलते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर अगर किसी को भी कोई चीज बेच रहा है तो जो खरीद रहा है वो मैन्युफैक्चरर से 100 तरह के सवाल पूछ के ही खरीदता है कोई भी चीज को, दैट इज द चैनल पार्टनर। उसके बाद आता है अपना लॉजिस्टिकल फंक्शन, जो ये करते हैं। पहला तो इन्होंने क्या करा, ट्रांजैक्शनल फंक्शन करा, प्राइसिंग डिसाइड करी, प्राइसिंग पे लिया, उस प्राइसिंग पे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये लोग क्या कर रहे हैं, लॉजिस्टिकल कर रहे हैं, यानी कि ये लोग असेंबल कर रहे हैं ना, बहुत डिफरेंट सोर्सेज से गुड्स आ रहे हैं, उसको असेंबल करके कुछ नया बनाया जा रहा है। और तो और सॉर्टिंग कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं आइटम को, जो सिंगुलर क्वालिटी के हैं, सेम नेचर के हैं, उनको एक जगह पे ग्रुप कर रहे हैं। और तो और ये वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, उस चीजों को रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे जाके ये ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जो तुम्हारा चैनल है, मैन्युफैक्चरर से लेके तुम्हारे कंज्यूमर तक पहुंचने वाला पूरा चैनल जो है, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर भी, उन सब का फंक्शन ये होता है। तीसरा क्या हो गया, फैसिलिटेटिंग फंक्शन, यानी उन्होंने क्या किया, पोस्ट परचेज सर्विसेज दे दी। तुमने यार एप्पल खरीदा, ठीक है, ये खरीद लिया तुमने, अब इसमें तुमको प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारा स्क्रीन फूट गया, क्या करोगे। तो ये जो पोस्ट सर्विस है ना, ये भी तुम्हारे चैनल्स ही देते हैं। तुम एप्पल के शोरूम जाओगे, राइट, दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरर्स, दे आर द सेलर्स, लेकिन ये काम वो करते हैं क्योंकि वो चैनल है, ठीक है। इसके अलावा गैदरिंग, मार्केट का इंफॉर्मेशन ग्रैब करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरर को कैसे पता चलेगा कौन सी चीज का कितना डिमांड है, जो बेच रहा है जो चैनल में, वही बताएगा ना। तो यही चीज है, जो चैनल में रहता है ना वही बताता है मैन्युफैक्चरर को कि क्या करना है, आगे क्या हम लोग को डिसीजन लेने हैं। नाउ अब एक चीज होती है जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी जीरो लेवल चैनल। जब प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से सीधी कंज्यूमर के पास पहुंचता है। एग्जाम्पल सोचो मन में, सोचो, अब मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो इसका है वो है मिनिमलिस्ट, ठीक है, जो भी मेरे दिमाग में आया, मिनिमलिस्ट हो गया। मिनिमलिस्ट एक ब्रांड है जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट। मैं भी उसको यूज करता हूं, हालांकि कोई असर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यूज तो करता ही हूं। तो जो मिनिमलिस्ट है ना तुम्हारा, वो मिनिमलिस्ट क्या है, जो प्रोड्यूसर्स है, जो बना रहे हैं, वो डायरेक्ट बेच रहे हैं कस्टमर को। जो मिनिमलिस्ट का तुम्हारा पैकेज आ रहा है, जो तुम सामान खरीद रहे हो, वो डायरेक्ट तुम तक आ रहा है फ्रॉम द फैक्ट्री,
इटसेल्फ, अगर तुम ऑब्वियसली उसकी वेबसाइट से खरीद रहे हो तो, है ना। अगर तुम ब्लिंकिट वगैरह से भी खरीद रहे हो तो वो एक बीच में रिटेलर पार्टनर बन जाता, वो एक अलग केस है। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत प्रोडक्ट है जो सीधा फैक्ट्री से कंज्यूमर के पास आते हैं, और ये पॉसिबल हो पाता है कि कस्टमर फैक्ट्री से ऑर्डर कर पाता है डायरेक्ट, है ना। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने एक वेबसाइट बना रखी है कि मेरे से तुम सामान खरीद लो, तो कस्टमर आएगा मेरे वेबसाइट से खरीदेगा, मैं अपनी फैक्ट्री से सीधा कस्टमर को कुरियर मार दूंगा, राइट। तो दैट इज जीरो लेवल चैनल। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो कस्टमर को डायरेक्टली सेल करता है, जीरो इंटरमीडियरीज, बीच में कोई है ही नहीं, तो आप प्राइसिंग गिरा सकते हो, समझ रहे हो। मान लो मैंने किसी चीज का मार्कअप प्राइस 350 रुपए का रखा है और कस्टमर को मैं उसको 200 में बेच पा रहा हूं। क्यों बेच पा रहा हूं? क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं। अगर बीच में कोई रहेगा, जैसे मान लो बीच में एजेंट रहेगा, होलसेलर रहेगा, रिटेलर रहेगा, एक एक करके हर कोई रहेगा, तो वो 350 का जो मार्कअप प्राइस है ना, वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 350 का ही पहुंचेगा। जबकि अगर फैक्ट्री उसको डायरेक्ट बेचना चाहेगी तो ये बीच वाले सारे कमीशन हटा के सीधा 200 रुपए में आगे बेच सकती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जीरो लेवल चैनल बेटर है। एडवांटेज यही है कि कंप्लीट कंट्रोल ब्रांड के पास रहता है, पूरा प्राइसिंग ब्रांड के पास रहता है, ब्रांड ऑफर अच्छा कर पाती है, ठीक है। इसको मेल ऑर्डर, टेलीमार्केटिंग, डायरेक्ट सेल, डोर टू डोर, इंटरनेट, ई कॉमर्स, कंपनी ओन्ड शोरूम, इनके थ्रू बेचा जाता है। कंपनी ओन्ड शोरूम्स भी होते हैं ना, H&M वगैरह के शोरूम्स कंपनी ओन्ड होते हैं बहुत सारे, जो कि कंपनी का ही शोरूम है ना, तो एक तरह से मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक ही जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। मारुति उद्योग बता रहा है कि वो नेक्सा के थ्रू बेचते हैं। डेल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मेड टू डिलीवर डायरेक्ट, ये वाला इंटरनेट स्ट्रेटजी है, ये सब पुराने हो गए हैं। तुम्हारे बुक में बहुत बेकार लिखा हुआ है मार्केटिंग में, तुमको एकदम क्लियर कर देता हूं। जो बुक, जो मटेरियल CBSE का, वो बहुत बकवास है, ठीक है। रीजन बीइंग, एग्जांपल्स बहुत ओल्ड है, जेनजी ऑडियंस कभी नहीं रिलेट कर पाएगी। जेनजी ऑडियंस इन वीडियोस को देख के ही रिलेट कर पाएगी। इसीलिए तुम्हारा ये जो सब्जेक्ट कोड है, जिस पे कोई भी ध्यान नहीं देता है ना, मैं इस पे पढ़ाने इसलिए आया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट टॉपिक है। मेरे को 2000 व्यूज भी इस पे आ जाएंगे ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद देखूंगा इस वाली वीडियो, क्योंकि मैंने पढ़ाया भाई मार्केटिंग, मजा आया, ठीक है, एक इंटरेस्ट है इसीलिए। नाउ अगला आता है तुम्हारा इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या क्या हो गया समझ लो। सबसे पहले जो कि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर पे जाता है, फिर रिटेलर से कंज्यूमर पे जाता है, या फिर एक और तरीका है कि मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर होलसेलर पे गया, होलसेलर से रिटेलर पे गया, रिटेलर से कंज्यूमर पे गया। तो दिस इज योर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसमें कि एक वन लेवल चैनल हो गया, जिसमें बीच में सिर्फ एक रिटेलर आया। जैसे क्या, डी-मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरर ने कपड़ा बनाया, वी-मार्ट को दे दिया, वी-मार्ट को दे दिया, वी-मार्ट हो गया रिटेलर, कंज्यूमर ने जाके वहां से खरीद लिया। दिस इज अ वन लेवल चैनल। टू लेवल क्या हुआ कि भैया किसका एग्जांपल लूं, लेट्स सपोज कोलिन ने बनाया, होलसेलर को दिया, होलसेलर ने फिर रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने फिर कंज्यूमर को बेचा। दैट इज क्या, टू लेवल चैनल। फिर आता है थ्री लेवल चैनल कि भैया मैं इतना होलसेलर और इन सब से डील नहीं कर सकता, मैं एक ब्रांड हूं, मेरे पास इतना काम नहीं है, मैंने एजेंट को काम दे दिया कि तेरा काम है भाई, तू देख, मैं प्रोडक्ट बनाना जानता हूं, मैंने प्रोडक्ट बनाया, एजेंट को दिया, एजेंट फिर आगे जाके होलसेलर को देगा, होलसेलर आगे रिटेलर को देगा, फिर कंज्यूमर तक जाएगा, और ये हो जाएगा थ्री लेवल का चैनल, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्या है, मिडिलमैन्स कौन है। सबसे पहला एजेंट्स कौन है, ब्रोकर्स कौन है। ये जो होते हैं ना, ये ओनरशिप नहीं लेते हैं गुड्स का, ये बस एक बीच के दलाल हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझो, ये बीच के दलाल हैं जो क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं और सीधा कमीशन कमा रहे हैं, ठीक है, आगे होलसेलर को बेच के। फिर आते हैं तुम्हारे होलसेलर, ये क्या करेंगे, बल्क में ले लेंगे प्रोड्यूसर से। कोई चीज का यूनिट कॉस्ट मान लो 45 रुपए का है, ये क्या करेंगे, उसको ले लेंगे 20 रुपए में, लेकिन ले लेंगे 15,000 क्वांटिटी, ऐसा कुछ ले लेंगे तो दे देगा, है ना। अगर ये 20 का है, मान लो मेरा 10 रुपए में बन रहा है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और ये मेरे को 10 ही रुपया प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन 15,000 पीसेस ले रहा है, मैं दे दूंगा। यही होता है होलसेलर, बल्क में उठाएगा, अब ये आगे 45 में बेचेगा, हर से चीज से प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। ये हो गया होलसेलर। लेकिन ये क्या है, ये इनके पास ओनरशिप चली जाती है। एजेंट क्या हुआ, ये तो दलाल हो गया, मिलवा दिया होलसेलर को मैन्युफैक्चरर से। लेकिन ये क्या हो गया, इनके पास, इन्होंने खरीद लिया तो ओनरशिप इनके पास आ गई, ठीक है। फिर आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी होलसेलर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये अलग होते हैं, है ना, ये अलग होते हैं। ये एंड टू एंड कस्टमर को भी बेच देते हैं और साथ ही में ये आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तुम कभी दुकान पे जिंदगी में कभी ना कुछ खरीदने गए होगे और तुमको दिखा होगा कि एक छोटी सी पिकअप ट्रक आती है, ढेर सारा कोक, फैंटा, स्प्राइट लेके, भैया दे दूं, और तो बोलता है हाँ हाँ दे दो, फैंटा दे दो, स्प्राइट दे दो। दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, समझ गए, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वो टाइम टू टाइम जाके अपडेट लेंगे, टाइम टू टाइम पूछेंगे आपके पास स्टॉक है, टाइम टू टाइम जाके स्टॉक रिफिल करवाएंगे, टाइम टू टाइम खरीदवाएंगे सामने वाले बंदे को। दैट आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसके बाद आते हैं तुम्हारे रिटेलर्स, इनको कुछ नहीं है, इनका कंज्यूमर फिक्स है, इनका कस्टमर फिक्स है, इन पे कस्टमर आते हैं, इन पे सामान रखा होता है, ये एंड में जाके सामान को बेच देते हैं। इनके पास लोग आते हैं बिजनेस करने और कभी कभी ये भी जाते हैं,
ठीक है, लेकिन ये उतने लार्ज क्वांटिटी में काम नहीं करते हैं, ये होलसेलर की तरह उतना बल्क नहीं खरीदते, ये उतना ही खरीदते हैं जिसमें इनका अच्छा धंधा बन जाए और इनका बिक भी जाए, माल निकल जाए। ठीक है, नाउ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हें समझना क्या क्या है ये देखने से पहले वैल्यू एडेड यूटिलिटीज के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला पोजीशन यूटिलिटी, यानी कि जब भी आप किसी भी गुड को आगे बेचते हो चैनल को, राइट, तो उसका पोजीशन उसके पास चला जाता है, ओनरशिप चैनल के पास चली जाती है। उसके अलावा प्लेस यूटिलिटी, जब भी नीडेड रहे, टाइम यूटिलिटी, जब भी नीडेड रहे, ये चीजें वहां पर मिल जाता है। लेकिन जो तुम्हारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है ये समझ लो। सबसे पहले तो ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, यानी कि इसमें रिसीव करते हैं, मैनेज करते हैं कस्टमर के ऑर्डर्स को, जितने भी ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, सेकंड चीज क्या होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड होता है। गुड को मैन्युफैक्चरर से लेके जा रहे हैं कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, चैनल्स को दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा भैया, वेयर हाउस होगा उस गुड का, उसको कहीं स्टोर किया जाएगा, है ना, स्टोर किया जाएगा। अब पटना में, दिल्ली में और हिमाचल में कितना स्टोर होगा ये डिपेंड करता है कि वहां सेलिंग क्या है, राइट। कितना बड़ा वेयर हाउस कहां लेना पड़ेगा ये टोटल सेल पे डिपेंड करता है। और उसके बाद तुम्हारा आएगा इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि स्टॉक को मैनेज करना, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, ये सब चीज भाई, ऑपरेशंस, ओ माय गॉड, कभी जीवन में अगर एमबीए करोगे तो ऑपरेशन में तुमको आएगा जस्ट इन टाइम। ठीक है, एक से एक चीज आती है भाई, लास्ट इन फर्स्ट और लीफो फीफो, बहुत ही क्रेजी कॉन्सेप्ट से आगे पढ़ोगे जीवन में, बहुत क्रेजी कॉन्सेप्ट है, लीफो फीफो, ये सब अभी पढ़ना, शायद बीकॉम बीबीए में भी पढ़ाते हैं, पढ़ के देखना। ठीक है, अब आ जाओ चूजिंग द राइट चैनल। राइट चैनल चूज कैसे करते हैं, है ना, इतने सारे चैनल्स है दुनिया में, चैनल कौन सा बेस्ट है ये कैसे पता करें। सबसे पहला फैक्टर है मार्केट फैक्टर, साइज क्या है मार्केट का, ज्योग्राफी क्या है मार्केट का, और साथ ही में एवरेज ऑर्डर साइज क्या है ना। सबसे पहले तो मैंने देखना है साइज ऑफ द मार्केट क्या है, मार्केट कितनी बड़ी है। अगर मेरे को चैनल सेलेक्ट करना है तो मैं ये भी तो देखूंगा ना कि वो मार्केट कितनी बड़ी है जहां मैं इसको पहुंचाना चाह रहा हूं। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, कि कौन सा चैनल कॉम्पिटिटर्स यूज कर रहे हैं, है ना। मान लो अब मैं तुम्हें बताऊं, बहुत ऐसी प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में चलाई है डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, ठीक है, जिनका एड नहीं चलता फिर भी तुम डेली बेसिस पे यूज करते हो। वो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की चलाई हुई हैं। वो तुम दुकान पे जाते हो, दुकान वाला तुमको बोलता है कि ये इससे बेटर है, 15 रुपया कम भी है, ले लीजिए, तो वो क्या हो गया भैया, वो सब तुम्हारे किसने चलाए हैं, वो सब तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर ने चलाए हैं। तो कोई भी कंपनी ये जरूर देखती है कि भैया कौन सा चैनल है जो कंपटीटर जी यूज कर रहे हैं, और वही वाला चैनल वो यूज करना चाहेगी, या तो कुछ उसी के आसपास का। अगला, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है भैया, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, पेरिशेबल है, साइज वेट क्या है, यूनिट वैल्यू क्या है, इस हिसाब से भी। अब भैया मैंने एक इंसान को ले लिया, उस पर पिकअप रखे हैं, और मेरा एक टीवी इतना बड़ा है वो पिकअप पे ले जाता है, ढक ढक करके टूट जाएगा, तो मैं उसको क्यों चूज करूंगा, मैं उसको चूज करूंगा जो कि कोई अच्छा मॉडर्न टेक्निक यूज करता हो, बढ़िया उसका चैनल पार्टनर कहलाने लायक हो, वो जिसको मैं कोई भी चीज दूं तो वो उस चीज को बहुत अच्छे से मेरे कस्टमर तक पहुंचाए। क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं ब्रांड हूं, राइट, और मैं अगर कोई चीज बना रहा हूं तो मैं चाहूंगा मेरे कस्टमर तक अच्छा पहुंचे। कस्टमर कभी ये बोलता है, अगर तुम अमेज़न से कुछ मंगाते हो और टूटा फूटा आ जाता है तो तुम कभी ये बोलते हो कि मेरा डिलीवरी वाला, समझ रहे हो ना, गाली नहीं, डिलीवरी वाला ऐसा है, नहीं बोलते हो, तुम बोलते हो अमेज़न ऐसा है, अमेज़न ऐसा है, समझ रहे हो। तो इससे ब्रांड की आइडेंटिटी लगी होती है किसी भी प्रोडक्ट पे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, तुम तक जब वो पहुंच रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए। तो इसी वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और मैनेजमेंट कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। और तो और इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, ठीक है, लीगल कंस्ट्रेंट कैसा है। कुछ डीलर होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल के होते हैं, है ना, और वो जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं नेक्स्ट लेवल के, कुछ लोग होते हैं जो पार लगा देंगे तुम्हारा आइटम, तुम्हारे टैक्स बचवा देंगे, साइड से रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना। तो ये सब चीज भी बहुत डिपेंड करता है तुम्हारे प्लेस को डिसाइड करने के लिए। नाउ यार लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर चैप्टर 4 विच इज प्रमोशन, ठीक है। और प्रमोशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग विच इज टोटली रिलेटेड, और ये चीज तुम बहुत अच्छे से समझ भी जाओगे, मैं समझा भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना। इसलिए प्रमोशन वाले चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और प्यार से देखते समझते चलेंगे। आओ देखो यार, सबसे पहले प्रमोशन क्या होता है और ये मैटर क्यों करता है, ठीक है। एक सिर्फ पानी पी लेता हूं गाइस, एक सेकंड देना सॉरी ओके, नाइस। देखो प्रमोशन क्या होता है और वो मैटर क्यों करता है भैया। अरे एप्पल तेरी तो एप्पल हटाओ, एप्पल भाई थोड़ा ये लेके आओ। ओके,
ये एक लॉजिटेक का कीबोर्ड है, ठीक है। लॉजिटेक एक ऐसा ब्रांड है जो तुम लोग सब जानते होगे, राइट, सबको पता होगा। ये लॉजिटेक का ब्रांड मेरे तक पहुंचा कैसे भाई, मैं लॉजिटेक जानता कैसे हूं, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि मैंने लॉजिटेक देखा है, लोगों के हाथ में देखा है, एड्स में देखा है, ये चीजें मैटर करती है। दैट्स व्हाई प्रमोशन मैटर्स द मोस्ट। प्रमोशन भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन व्हेन आई वाज, देखो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं, मेरे पास यहां रखी हुई है, ये है एक परफ्यूम, राइट, ठीक है। तो ये जो परफ्यूम है मेरा, ये परफ्यूम अच्छा लग रहा है भाई, छीट लो। हाँ, ये जो परफ्यूम है मेरा, ये परफ्यूम मैंने कैसे लिया था पता है? ये परफ्यूम बहुत फेमस है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं, बहुत अच्छा परफ्यूम है, इसका मैंने कैप भी तोड़ दिया है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने लोगों को देखा यूज करते और इसकी स्मेल बहुत अमेजिंग है। तुम लोग सूंघ नहीं सकते लेकिन मैं बता दे रहा हूं। तो भाई ये बहुत मैटर करता कि प्रोडक्ट आपके तक पहुंचाया गया है, प्रमोट किया गया, उसकी एड चलाई गई है, उसकी मार्केटिंग करी गई है, तब आप तक प्रोडक्ट पहुंचा है कोई भी। तो इसीलिए प्रमोशन इज द मेजर थिंग। सबसे पहला ये क्या है, ये एजुकेट करता है बायर को, अवेयरनेस क्रिएट करता है प्रोडक्ट के लिए, कि मेरा प्रोडक्ट के लिए बायर मेरा अवेयर हो जाए दैट यस आई सेल दिस, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, परसुएशन, यानी ये कन्विंस करता है कस्टमर को कि भैया परफ्यूम तो हर ब्रांड के आते हैं, परफ्यूम तो हर ब्रांड के आते हैं, लेकिन मेरा वाला ब्रांड बेटर है, मेरा वाला ब्रांड क्या है, बेटर है, मेरा परफ्यूम बेटर है। ये चीज कौन करेगा, ये चीज कौन करेगा, जैसे बेला वीटा और ब्लाबली ब्लू, हेवी कॉम्पिटिटर्स नाउडेज, ठीक है। मेरे से बोलोगे क्या लोगे भैया, दोनों में से मैं दोनों की एड्स देखता हूं। बेला वीटा की एड में लगता है कि वो लोग सीधा बेच ही रहे हैं भाई, बेचने आए हैं, बेच रहे हैं भाई एड में। और ब्लाबली ब्लू के एड में एकदम व्हाइट रेड कलर, एकदम सेक्सी बॉटल्स दिखते हैं मेरे को लगता है अरे ये तो मंगा ही लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है भैया कि आप परसुएशन कैसे कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे कर रहे हो आपको प्रोडक्ट बाय करने के लिए, समझ रहे हो। इसके अलावा असिस्ट एफर्ट, यानी कि ये सपोर्ट करे सेल्स को, रिप्रेजेंटेटिव को, है ना, अदर मार्केटिंग फंक्शंस को, और तो और ये वैल्यू ऐड करता है, पॉजिटिव इंफ्लुएंस करता है कंज्यूमर के थ्रू। जितना तुम देखते हो यार पीआर होता है, ठीक है। अब मैं तुमको एक बहुत क्लियर चीज समझाता हूं। तुम YouTube पे बहुत चैनल को फॉलो करते होंगे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज है जो बहुत सारे बैचेस और बहुत कुछ लेके आते हैं YouTube पे, राइट। तुम देखते होगे उनके फैन एडिट्स बनते हैं, बहुत सारे फैन एडिट्स बनते हैं, सबके फैन एडिट्स बनते हैं भैया। अरे इमोशनल मोमेंट, क्रेजी मोमेंट और रियलिटी मोमेंट, रियलिटी चेक, सर का स्पीच, ये सब चीज आता है। क्या लगता है आपको कौन बनाता है? वो फैंस बनाते हैं। तुम्हें सही में लगता है कि वो स्टूडेंट्स हैं जो बैठ के ये सब चीजें करेंगे? नहीं, सभी किसी के पास, हर किसी के पास, आई एम वर्किंग इन अ मार्केटिंग एजेंसी, आई हैव अ मार्केटिंग एजेंसी, आई एम अनाउंसिंग राइट नाउ हियर। क्योंकि तुम लोगों को लगता है कैफेपीडिया इज माय मेन वर्क, इट इज नॉट। आई हैव अ मार्केटिंग एजेंसी। यूट्यूब पे तुम जितने क्रिएटर्स को देखते हो ऑलमोस्ट बहुत को मैं मैनेज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कि वी नो व्हाट वर्क्स। हमारे पास पीआर टीम होती है, 100 लोग होते हैं जो उनके क्लिप्स काट के अपलोड करेंगे ताकि उनका एक अच्छा पीआर हो सके। समझ रहे हो? पीआर, यू नो, पीआर तुमको पता है क्या होता है, ठीक है। अगर इस पीआर से निकलना है तो रेडिट पे जाओ, तुमको पता चलेगा, सबको रियलिटी पता है कि ये सारी चीजें पीआर होती है। तो आप कस्टमर के बीच में कैसा अपना पर्सपेक्टिव बना रहे हो, दैट इज पीआर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए भैया ये इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या गुड को खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया भैया, ये कोर फंक्शन हो गया कि इन्फॉर्म करना, परसुएड करना, रिमाइंड करना बायर को अपने प्रोडक्ट के लिए। रिमाइंड कैसे करते हैं हम लोग? बार बार क्या करेंगे भैया, रिमाइंड करेंगे। हमारे पास सप्लाई नहीं है अभी, रिमाइंड करेंगे, आ जाएंगे। आज आपको मिलेगा बॉम्बे सेविंग कंपनी पे 50% का ऑफ, ये लीजिए व्हाट्सएप स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस। क्यों करते हैं? व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट, ईमेल मार्केटिंग, रिमाइंड करने के लिए कि अरे आज 50% ऑफ चल रहा है, ऑर्डर। अभी H&M में आया था 50%, H&M का मेरे को एक मैसेज आया कि 50% आया, मैं गया फटाक से, मैंने कम से कम भाई 2,500 से 3,000 कपड़े मंगा लिए तुरंत, 4-5 पीसेज आ गए, मैं खुश, वाह क्या मस्त डील मिली है। यही होता है मार्केटिंग। उन्होंने अपना पुराना स्टॉक आउट कर दिया मेरे सामने और मैं पड़ी भी है, समझ रहे हो, ये रियलिटी है। इसके अलावा रिलेशनशिप, जो ये मार्केटिंग है ना, ये रिलेशनशिप बिल्ड करती है किसी भी एक प्रोडक्ट में, ब्रांड में और कंज्यूमर में। नाउ द प्रमोशन मिक्स यानी टूल्स ऑफ द ट्रेड, ये समझ लेते हैं। एटीएल, बीटीएल, अबव द लाइन और बिलो द लाइन, ठीक है। अबव द लाइन और बिलो द लाइन, इसमें क्या फर्क है? सबसे पहले अबव द लाइन पे आते हैं। तो ये मास ऑडियंस रीच के लिए होती है, जैसे कि टीवी हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, ये एक्सपेंसिव होती है। टीवी एड्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव, खास करके क्रिकेट मैच के समय, आईपीएल के समय मोस्ट एक्सपेंसिव एड्स चलते हैं टीवी पे, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? टीवी और न्यूज़पेपर वाले, ये हो गए तुम्हारे अबव द लाइन। लेकिन एक होता है बिलो द लाइन, उसमें क्या होगा भैया? फीडबैक,
ठीक है, कस्टमर इंटरफेस, फिर उसके अलावा ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी, ये हो गया। हमने क्या किया भाई, कस्टमर को दे दिया अपना वेबसाइट, कस्टमर मेरे वेबसाइट पे आ रहा है, फीडबैक्स पढ़ रहा है, गूगल मैप पे मेरा रिव्यू पढ़ रहा है, कस्टमर खुश है, ये भी एक मार्केटिंग है। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वर्किंग इन अ मार्केटिंग एजेंसी आई हैव लर्न 2-3 थिंग्स। तुम्हें पता है हम लोगों को पेमेंट्स किए जाते हैं ब्रांड्स के द्वारा, क्या करवाने के लिए, कि भैया आप जो हैं वो प्लीज हम लोगों के गूगल के रिव्यूज बढ़वा दो, क्योंकि मुझे अगर कोई सैलून जाना है तो मैं सैलून सर्च करूंगा, मैं सैलून का गूगल रिव्यू पढ़ूंगा, कितने स्टार है, कितने लोगों ने यहां से काम करवाया, कितना अच्छा रहा। दैट फीडबैक इज मार्केटिंग, और वो सारे पेड भी चलते हैं, अब तो बहुत पेड चलते हैं भाई, मैं तो इंटरनल तुम्हें बता रहा हूं। इसके अलावा 5 कोर एलिमेंट्स क्या है ये समझ लो, ATL BTL के अलावा एडवर्टाइजिंग एंड वॉर्म, यानी कि जो पेड मास मीडिया होते हैं, इन्फ्लुएंसर ड्रिवन होते हैं, ऑफलाइन रीच होता है, दैट इज योर एडवर्टाइजिंग। फिर होता है तुम्हारा सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म वैल्यू कर देगा। सेल्स प्रमोशन क्या होगा, राइट नाउ ब्लाब्ली पे आपको मिल रहा है 50% ऑफ, जाइए और अभी 999 में 3 डिओड्रेंट्स लीजिए, तुरंत गया बच्चा लिया और एकदम सेल्स स्पाइक कर गया, दैट इज योर सेल्स प्रमोशन। फिर होता है डायरेक्ट एंड ऑनलाइन, ठीक है, ये क्या होता है, डेटाबेस देखेगा कि मेरा कौन सा कंज्यूमर है जो मेरे को खरीद रहा है, फिर वो क्या करेगा, एड उसी कंज्यूमर रीच में चलाएगा, उसी नीश में चलाएगा, उसी डेटा के हिसाब से चलाएगा। और तो और फिर होगी पर्सनल सेलिंग, जिसमें कि ये जो पर्सनल सेलिंग होती है ना, जनरली बहुत ही हाई लेवल प्रोडक्ट के लिए होती है, मतलब जिसका पैसा बहुत ज्यादा है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह। जैसे मेरी कंपनी में यार हमने अभी 3.5-4 लाख रुपए का एक सॉफ्टवेयर लिया है जो कि हमारे एम्प्लॉय को मैनेज करने में काम आएगा। ठीक है, ये जो हमारे एम्प्लॉयज है उनको मैनेज करने के काम आता है, उसके लिए हमारी मीटिंग हुई तो 3.5-4 लाख रुपए का सामान के लिए बंदा सामने आके बात करता है, राइट, तो वहां पे फेस टू फेस हो जाता है मार्केटिंग। इसके अलावा PR एंड स्पॉन्सरशिप, जैसा मैंने तुम्हें बताया, PR चला रहे हैं बहुत नेक्स्ट लेवल, PR चल रहा है, उससे बहुत बढ़िया मार्केटिंग हो रही है, दैट इज योर PR एंड स्पॉन्सरशिप। अब आते हैं मास कम्युनिकेशन पे, यानी कि एडवर्टाइजमेंट और वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है ये समझ लो तुम। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग क्या है, किसी भी एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बाय एन आइडेंटिफिकल स्पॉन्सर, यानी कि अगर मैं किसी भी चीज में पैसे लगा के मैं उसको एडवर्टाइज करा रहा हूं, ठीक है, चाहे मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं, IPL को स्पॉन्सर जो भी करता है वो क्यों करता है, व्हाई इट इज टाटा IPL, वो सिर्फ IPL क्यों नहीं है, टाटा IPL क्यों है, क्योंकि टाटा इज स्पॉन्सरिंग IPL एंड टाटा का वहां पर नाम बनता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, जितनी भी चीजें होती है वो एडवर्टाइज होती है। इसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ होता है, कैसे, मेरी मम्मी का ले लो एग्जाम्पल, मेरी मम्मी का क्या है, उस समय एक मार्केट में तेल चले, इंदुलेखा, ठीक है, मैं सामने सामने बता रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं तभी तुम समझ पाओगे भाई, तो इंदुलेखा करके एक तेल चल रहा था मार्केट में, तो मेरी मम्मी के बाल झड़ रहे थे, अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंदुलेखा का तेल मंगा लिया और लगा लिया, अब उनका बाल वापस आ गया। हो सकता है कुछ लोगों पे सही रिएक्ट कर जाता है, आ जाता है, या हो सकता है मेरी मम्मी ने डाइट अच्छा किया उस वजह से आओ, लेकिन उनको लगा इंदुलेखा तेल का कमाल है, तो उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने गा दिया, अब मेरा पूरा परिवार, मेरी मौसी, चाची, हर लोग इंदुलेखा लगा रहे हैं, सबके बाल बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि जब आप अपने मुंह से किसी को कुछ बता देते हो और बोलता अरे इसका इतना अच्छा काम किया मैं भी ले लेता हूं, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, आपको मैं बता दूं कि 7% इज ऑनलाइन, मोस्ट कम्युनिकेशन हैपन ऑफलाइन, यानी जो तुम्हारा 7% है, ये तो गलत डेटा है भाई तुम्हारे NCERT का, रियलिटी ये है वर्ड ऑफ माउथ इज वन ऑफ द मेजर थिंग जिससे कि बिक जाता है सामान। नाउ की एडवर्टाइजिंग मोड क्या है, एक तो प्रिंट है, न्यूज़पेपर मैगजीन ये नहीं चलता अब, ये सब पुराना टेक्निक है, मैगजीन और वो सब जो पैम्पलेट्स होते हैं वो नहीं चलते, पैम्पलेट लेके लोग लेते हैं, अपना जूता ऐसे पोंछते हैं, फेंक देते हैं रोड पे, जो सच्चाई है, पैम्पलेट्स डजंट वर्क एनीमोर। इसके अलावा फिर तुम्हारा रेडियो हो गया, ये भी नहीं चलता, गाड़ी में एप्पल कार्ड प्ले आ चुका है, लोग जाते हैं कार्ड प्ले में अपना फोन लगाते हैं और बजाते हैं गाना, ठीक है, ये सब मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, लेकिन ये सब एक तरीका है, इसलिए ऐसा मत लिख के आ जाना ये भी नहीं चलता, ये भी नहीं चलता, लिख के तो तुम्हें यही आना है पॉइंटर्स। इसके अलावा टेलीविजन हो गया, ये अभी भी वर्किंग है बिकॉज ऑफ द एक्टिव ऑडियंस इन क्रिकेट, समझ रहे हो, सच्चाई बता रहा हूं, क्रिकेट और फुटबॉल ही है रीजन टेलीविजन ऐड चलने का, सीरियल नहीं है। लोग अब वूट और प्राइम और सोनी लिव इन सब पे शिफ्ट हो चुके हैं। मेरी मम्मी भाई मेरे घर में अब डिश नहीं डलता, टाटा स्काई हमारा बंद हो चुका है, अब मेरे यहाँ वूट का सब्सक्रिप्शन है, मेरे यहाँ सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है, वहीं से देखती हैं चीजों को, और उसमें ऐड भी नहीं चलता, सब्सक्रिप्शन है तो ये सब पॉइंटर्स हो गए। इसके अलावा तुम्हारा आउट ऑफ होम हो गया, ये चलता है, ये अभी भी चलता है, बिलबोर्ड्स, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, लाखों करोड़ों के बिलबोर्ड्स चलते हैं। तुम एक बार ग्रेटर नोएडा आ जाओ, जहां मैं रहता हूं, ग्रेटर नोएडा में वेस्ट में गौड़ सिटी में के पास मैं रहता हूं, यहां पर आपको 1000 बिलबोर्ड दिख जाएंगे जिसमें बिल्डर्स अपने बिल्डिंग को प्रमोट कर रहे हैं।
बड़े बड़े बिल्डर्स, एल्डेको, ए सिटी, जैगवार, क्या क्या सब लोग प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, आगे आओ। अब सेल्स प्रमोशन जो है वो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू बूस्ट देता है। कैसे, ये समझना जरूरी है। रेवेन्यू बूस्ट क्यों देता है? अगर मैं कोई भी मार्केटिंग कैंपेन नहीं करूंगा, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ नाउअडेज। मार्केटिंग कैंपेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये समझ जाओ। कोई भी बेला वीटा, ब्लाबली ब्लू, बॉम्बे शेविंग कंपनी, कोई सा भी कंपनी हो, कोई सा भी ब्रांड हो, वो बिकता मार्केटिंग की वजह से है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्टिविटीज एडिंग वैल्यू फॉर अ लिमिटेड टाइम टू इंसेंटिवाइज एंड इमीडिएट परचेज। तुरंत हमने 50% का सेल प्रमोशन करा दिया कि वी आर कमिंग लाइव विथ 50% ऑफ। गए लोग फटाफट 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 खरीदना शुरू कर दिया। दैट इज, वो तुमको स्पाइक देता है। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट का ट्रायल बढ़ाता है, उसका यूजेज बढ़ाता है, ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाता है सेल प्रमोशन। इसके अलावा डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम हायर प्राइसेस, है ना, और तो और गेन इंटरमीडिएट डीलर रिटेलर सपोर्ट भी मिल जाता है भैया। डीलर रिटेलर को बोल दिया काम करो, हेलो डीलर जी, हाँ आज एक काम करो 40% ऑफ है भैया, बिकवा दो सारा माल। डीलर बोलेगा 40% ऑफ, डीलर तुरंत 30% ऑफ पे बेच देगा सब कुछ, 10% वहां भी मार लेगा। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि आप कैसा प्रमोशन कर रहे हो। ये जो सेल वाला जो ये टैग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे चीजें बिकती हैं। दिस इज द रीजन वाई थिंग्स गेट सोल्ड। अगर कोई भी शोरूम, इनफैक्ट लिवाइस तक को सेल करना पड़ता है भाई, बाय वन गेट वन। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भैया यही तरीका है बेचने का, ऐसे ही बिकती है चीजें। इंडिया का कस्टमर ऐसे ही चीजों को खरीदता है। समझ गए? आगे आ जाओ। नाउ अगर मैं बता दूं टेक्निक्स की, तो भैया सबसे पहले तो प्राइस प्रमोशन करेंगे, 50% ऑफ, 20% ऑफ, ले लो खुला छूट। ये हो गया तुम्हारा भैया प्राइस प्रमोशन। फिर आता है प्राइस प्रमोशन। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया? 100 लोगों में से किसी एक लोगों को मिलेगा मैकबुक एयर M1। ठीक है, तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। क्या मैं वो एक इंसान हो सकता हूं? ये भी एक तरीका है बेचने का। फिर तो और प्रीमियम प्रमोशन हो गया, मर्चेंडाइज अटैच कर दिया प्रोडक्ट से कि अभी 5 डिओड्रेंट लेने पे आपको मिलेगा साथ में एक ट्रिमर फ्री। तो ये हो गया मर्चेंडाइजिंग करना। साथ ही में ऑफ द सेल्फ ऑफर, हॉलीडे वाउचर दे दिया, 2 for 1 फ्लाइट फ्री, 2 फ्लाइट का टिकट लो, 1 फ्लाइट का टिकट फ्री। ये सब हो गया तुम्हारा क्या? ऑफ द शेल्फ। उसके बाद आता है हाइब्रिड प्रमोशन। ठीक है, जो कि इमेज को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए काम आता है। नाउ अब जो आता है पर्सनल सेलिंग, PR एंड इवेंट स्पॉन्सरशिप। ये क्या होता है समझ लो। पर्सनल सेलिंग क्या हुआ? जब हाथ मिलाया गया, सामने सामने चीजों को बेची गई, सामने सामने फेस टू फेस आए, समझाया, गोल समझाया, और उसके बाद सीधा बोला कि भैया ले लो। सामने से आके चीजों को बेचे, तो पर्सनल सेलिंग हो गया। ठीक है, अब तुम समझो इसमें क्या होता है भैया? लॉन्ग टर्म म्यूचुअल रिलेशनशिप बचा। जितने भी बिल्डिंग्स बिकते हैं, फ्लैट्स बिकते हैं, प्रोजेक्ट्स बिकते हैं, ये पर्सनल सेलिंग पे बिकते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई कॉस्ट प्रोडक्ट। कोई बंदा अपना 1.5 करोड़ कैसे इन्वेस्ट कर देगा भाई ऐड देख के? नहीं करेगा ना। तुम अगर 1.5 करोड़ का फ्लैट लेने जा रहे हो और तुमने देखा अरे वाह एल्डिको इज मेकिंग अ बिल्डिंग, तो तुम तुरंत जाके वहां से ऑर्डर कर दोगे बिल्डिंग खरीद लो 1.5 करोड़? नहीं, तुम मिलोगे, तुम बात करोगे, एंड दैट इज व्हाट पर्सनल सेलिंग मींस। ठीक है, इसके अलावा ये जनरली हाई वैल्यू के लिए और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए जिसमें ट्रेनिंग लगती है, उसमें ये काम आता है। फिर आता है तुम्हारा PR, पब्लिक रिलेशन। क्या हो गया? ये क्या हो गया भैया? तुम्हारा पूरा पब्लिक में इमेज बना दिया गया चकाचक। हार्दिक पांड्या PR टीम, बेस्ट मोस्ट स्ट्रॉन्ग PR टीम इन होल इंडस्ट्री, हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या कुछ भी कर रहा हो, उसकी PR टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अच्छा ही दिखेगा। इवन अगर उसका क्रिकेट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उसके लाइफ का कुछ चल रहा है, उसकी नई गर्लफ्रेंड आई है, ये चीज आप देख रहे हो। दैट इज व्हाट PR डज। यानी कि PR रिलेशन और स्पॉन्सरशिप आपके लिए ये करती है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग बनाती है, स्टेक होल्डर्स जो लोग हार्दिक पांड्या में पैसा लगाते हैं उनके लिए बनाती है। अरे हार्दिक पांड्या इज इन ट्रेंड, लेट्स स्पॉन्सर हार्दिक पांड्या, लेट्स गेट हिम, उसको बनाओ ब्रांड एम्बेसडर। तो ये होता है। इसके अलावा PR टूल्स यूज किए जाते हैं। स्पॉन्सरशिप कर दिया हमने, क्या कर दिया? स्पॉन्सरशिप। एक चैरिटी है, उसको पैसा चाहिए एनिमल वेलफेयर के लिए। मैं क्या गया, मैं चैरिटी के पास गया, बोला कि मेरा नाम लगा दो, मेरा अच्छा इमेज बना दो। इसकी मच्छर एक है जो यहाँ पर घूम रहा है बहुत देर से लेंस पे, इसको मारना बहुत जरूरी है। रुको गाइस, पहले मच्छर मारेंगे हम लोग क्लास में आज लाइव। साला ट्राइपॉड पे बैठ गया, कहीं मेरा कैमरा ना टूट जाए। एनीवेज चिल। तो देखो भाई, स्पॉन्सरशिप मैटर्स अ लॉट। ठीक है,
स्पॉन्सरशिप यही टाटा आईपीएल जैसे भी देख रहे हो, ब्रांड स्पॉन्सरशिप करती है अपना इमेज बनाने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए, और जितना अच्छा कॉज उतना अच्छा स्पॉन्सरशिप रिजल्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं द बिग 3 पे, जो कि एक कंपैरेटिव मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसलिए बता दे रहा हूं। नेचर क्या है इसका, ये नॉन पर्सनल है एडवर्टाइजिंग, है ना, ऑब्वियसली ये तो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। सेल्स प्रमोशन का क्या है, ये भी नॉन पर्सनल है, लेकिन पर्सनल सेलिंग फेस टू फेस होता है। फिर आता है अपना ऑब्जेक्टिव, ये लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए और पोजीशन ब्रांड को बनाने के लिए आता है। ये शॉर्ट टर्म सेल्स के लिए होता है, सेल्स प्रमोशन, और ये बिल्ड करता है रिलेशनशिप, पर्सनल सेलिंग। फिर आता है टाइम फ्रेम, ये स्लोअर होते हैं और इनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है, धीरे धीरे एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों के अंदर में अपने ब्रांड को बैठा रहे हैं। ये क्या होते हैं, ये फास्टर होते हैं, शॉर्ट टर्म रिजल्ट होता है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए होते हैं। कॉस्ट में बात करें तो इसका हाई टोटल कॉस्ट होता है, चीपर पर कैपिटा, लेकिन टोटल कॉस्ट हाई होता है। इसका चीपर ही होता है, ठीक है, और ये बहुत हाईली एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें इंप्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, सेल टीम हायर करनी पड़ती है, जो सामने से जाके बात कर पाएंगे, वो लोग 60-70 हज़ार रुपए सैलरी लगती है। इसके अलावा प्रोडक्ट की बात करें तो ये मास कंज्यूमर गुड्स के लिए सही है, ये स्टॉक क्लियर करने के लिए सही है, और ये आपके हाई वैल्यू कस्टमर के लिए सही है। ठीक है, आगे आते हैं, हाउ टू चूज द राइट प्रमोशन मिक्स। ठीक है, पुश और पुल स्ट्रेटजी पता है क्या होता है, ये समझो थोड़ा सा। ठीक है, पुल स्ट्रेटजी पुश स्ट्रेटजी समझाता हूं। अब ये समझो, पुल स्ट्रेटजी क्या हुआ, मैंने, मेरा प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत क्रेजी प्रोडक्ट है, और मैंने उसकी बहुत तगड़ी कंटेंट बनाई, है ना, लोग उसको यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन ऐसा होता कि आप इसको सिगरेट भी बना सकते हो, लेट्स सपोज। ठीक है, यहां आपने ऐसे कुछ करा, ऐसे फूकना शुरू कर दिया, तो अगर ये होता तो मैं इसका कंटेंट बनाना हूं, क्रेजी कंटेंट, अब जिसको जिसको ये प्रोडक्ट पसंद आया वो जाके तुरंत खरीदेगा, राइट, दिस इज पुल स्ट्रेटजी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, सर ये ले लो सर, ये जो सर है ना, ये ऐसे ऐसे क्लीन कर देता है, ऐसे ऐसे फुहारे निकलते हैं, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा, सर ले लीजिए सर, प्लीज सर ले लीजिए, सर प्लीज, दैट इज पुश। समझ गए, पुल और पुश में एक सिंपल डिफरेंस है कि पुल में तुम अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाते हो कि कस्टमर तुम्हारी तरफ पुल होके आता है, खरीदता है चीजों को, और पुश में तुम कस्टमर को बेचते हो, कॉल कर करके, कोल्ड कॉलिंग करके, बोल बोल के कि सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ले लीजिए, दैट इज पुश स्ट्रैटेजी। समझ गए, सिंपल। तो ये जो होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर है, दैट इज पुश स्ट्रैटेजी, और जब कंज्यूमर खुद उठ के आ रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट के पास, दैट इज पुल स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट फीचर के, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला हमने पहले कर लिया है। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट चैप्टर पे, विच इज इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग में नई चीजें क्या आ रही है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा, 10 से 15 मिनट है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, आ जाओ, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। सबसे पहला सर्विस मार्केटिंग। हम लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट सीखा, हमने सीखा कोलिन बेच रहे हैं, एप्पल का मैकबुक बेच रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि भैया प्रोडक्ट मार्केटिंग क्या होती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा सर्विसिंग मार्केटिंग क्या होती है, अब ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्विस मार्केटिंग क्या होती है पता है, टेस्ट कोच बैच जो हमने बनाया है CUET 2026 के लिए, इसकी हम लोग मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, हम लोग इन्फ्लुएंसर प्रमोशंस करेंगे, हम लोग बहुत चीजें करेंगे, लेकिन हमारी प्रोडक्ट में, हमारी सर्विस जो है उसमें दम है, तभी हम कर पा रहे हैं ये चीज, राइट। हमें पता है कि हमारे पास टॉप एजुकेटर है, हमें पता है कि हम लोग बहुत क्रेजी लेवल की चीजें कर रहे हैं, साथ ही में हमने इसके साथ ऋतुराज 50 कोड बनाया जिससे आपको 50% ऑफ भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ताकि इस चीज को अच्छे लेवल की प्रमोशन मिले, इस सर्विस को। फिर उसके अलावा और भी सर्विसेज होती है, क्या क्या होती है, लेट सपोज काउंसलिंग हो गया, लेट सपोज किसी भी तरह का सर्विस हो गया। अर्बन कंपनी बेस्ट एग्जांपल, तुम्हें अपने बाथरूम को साफ कराना है, तुम अर्बन कंपनी पे जाके सिलेक्ट करते हो, वो आता है और करके जाता है, लेकिन उस सर्विस को बेचने के लिए अर्बन कंपनी अपनी मार्केटिंग करता है, राइट। तुमको अर्बन कंपनी कैसे पता चला, तुमने किसी इन्फ्लुएंसर को या कोई ऐड देखा होगा कि अरे बाथरूम गंदा है तुरंत बुला लो, अरे बाल कटवाना है तुरंत बुला लो, मसाज कराना है तुरंत बुला लो, है ना, स्पा सर्विस चाहिए तुरंत बुला लो। तो हर चीज के लिए अर्बन कंपनी तुम्हारे लिए ऐड करी सर्विस की, एंड दैट इज कॉल्ड एज सर्विस मार्केटिंग। अर्बन कंपनी इज द बेस्ट एग्जांपल, थैंक यू, मेरे को याद आ गया। तो सर्विस क्या होता है, अ प्रोसेस और परफॉर्मेंस और एफर्ट, बट नॉट अ फिजिकल थिंग। ये फिजिकल थिंग नहीं होता, ये प्रोसेस होता है, एक परफॉर्मेंस होता है। वो आके तुम्हारे वॉशरूम को साफ करके जा रहा है, दैट इज सर्विस। वो तुम्हें कुछ दे के थोड़ी जा रहा है, वो आके अगर तुम्हें ये बाथरूम साफ करने का ये चीज दे के जाए तो दैट इज प्रोडक्ट सेलिंग, बट अगर वो आके तुम्हारे बाथरूम को साफ करके जा रहा है, दैट इज सर्विस। टीचिंग, एजुकेशन, रेस्टोरेंट, होटल्स, ये सब कुछ क्या है, सर्विस है, और इनकी मार्केटिंग भी करनी होती है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा सर्विस सेक्टर। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है ना, वो देखो
ये तो भाई गलत पुराना डेटा है तुम्हारे बुक का, तो मैं तुमको एक आइडिया दे देता हूं। ये सारा पीपीटी हमने तुम्हारे बुक से ही बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूं। इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत ग्रो कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का मेजर है, 2/3 पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, लेकिन सर्विस सेक्टर में भी इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली इन द सर्विस सेक्टर सेगमेंट। ठीक है, इसी वजह से ये मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर बनते जा रहा है हमारे जीडीपी का। सर्विस सेक्टर के साथ पता है अच्छी बात क्या है, यहां लागत बहुत कम है, कॉस्ट बहुत कम है, तो सर्विस सेक्टर का जो प्राइस होता है वो अल्टीमेटली बहुत नीचे हो जाता है, राइट। अब भैया कोई बंदा आके तुम्हारा बाथरूम साफ करके जा रहा है तो उसमें उसका पैसा क्या खर्च हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। जो मशीनरीज वो लेके आएगा उसी में उसका पैसा खर्च हुआ जो कि वो सालों साल चलाएगा। तो तुम्हारे लिए ये मैटर करता है कि भैया सर्विसेज जो मेरे को प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो किस क्वालिटी की है, राइट। उसमें लागत नहीं है लेकिन क्वालिटी के पैसे चार्ज होते हैं। नाउ अगर तुम लोग आगे आओगे तो तुम्हें दिखेगा 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस सेक्टर। पहला क्या है, इंटेंजिबिलिटी। यू कैनॉट सी इट, टेस्ट इट, फील इट, लेकिन ये आपके लिए एक सॉल्यूशन की तरह काम करता है। अ सर्विस सेक्टर इज अ सॉल्यूशन। तुम KFC जाके खाना खाते हो, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस, बट इट इज अ सॉल्यूशन फॉर योर हंगर एंड फॉर योर टेस्ट एंड फॉर योर क्रेविंग्स, राइट। तो इट इज अ सॉल्यूशन। साथ ही में अगर बात कर ले इंसेपरेबिलिटी की, तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हैपन साइमल्टेनियसली। प्रोडक्शन किया, कंजम्पशन किया, साइमल्टेनियसली है, लेकिन जो उसमें क्या है कि इसमें कस्टमर प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें मस्ट बी प्रेजेंट। कस्टमर सर्विस में प्रेजेंट होना ही चाहिए, जिसके लिए वो सर्विस बनाई गई है। और तो और ये नॉन ओनरशिप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्विसेज आप खरीद नहीं सकते हो, आपको ओनरशिप नहीं मिलता। अगर मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है, ये मेरा है, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि ये मेरे से छीन लेगा। एप्पल भी मेरे से ये वापस नहीं लेके जा सकता भाई, क्योंकि इसकी ओनरशिप खरीदी है मैंने। प्रोडक्ट की आप ओनरशिप खरीदते हो बट सर्विस की नहीं। अर्बन कंपनी का अगर कोई बंदा मेरे यहाँ बाथरूम साफ करने आएगा तो मैं उसको पकड़ के बांध के थोड़ी रख लूंगा कि अब मेरी बाथरूम साफ करेगा तो डेली, नहीं कर सकता ना। तो सर्विस कैन नॉट बी ओन्ड। मैं अर्बन कंपनी का मालिक नहीं बनूंगा, लेकिन मैं इस एप्पल के मेरे लैपटॉप का मालिक जरूर हूं, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग आ जाए तो पेरिशेबिलिटी भी, कि जो सर्विस है उसको स्टोर नहीं कर सकते। ये चीज बड़ी बड़ी दिक्कत है। सर्विस स्टोर नहीं किया जा सकता। सर्विस होता है ऑन द टाइम होता है, प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है भाई। ये एप्पल अभी 4 साल 3 साल चलेगा, तो प्रोडक्ट स्टोर हो सकता है, सर्विस स्टोर नहीं हो सकता। और तो और वेरिएबिलिटी की बात कर लो, कोई भी सर्विस, जो 2 सर्विस होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है ना। 2 सर्विसेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। हो सकता है इंसान का डिफरेंस हो सकता है क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है तरीके का डिफरेंस हो, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। KFC मैकडी एक जैसा है, नहीं है ना। KFC में सीटिंग अरेंजमेंट अलग है, मैकडी में सीटिंग अरेंजमेंट अलग है। KFC कुछ और बेचता है, मैकडी कुछ और बेचता है, बट सर्विस दोनों का सेम है, फूड, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, ये मैटर करता है। नाउ क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ ए सर्विस पे बात कर ले तो क्लासिफिकेशन क्या क्या है। सबसे पहला है वॉल्यूम के बेसिस पे, यानी प्रोफेशनल, यानी अकाउंटेंट्स हो गए, ये सारे प्रोफेशनल हो गए सर्विस प्रोवाइडर। फिर सर्विस शॉप हो गया, बैंक हो गया, मास सर्विस हो गया, तो ट्रांसपोर्ट हो गया। ये सब क्या हो गया बाय वॉल्यूम, कि किस लेवल पे यूज हो रहा है। प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं तो 1 कर रहे हैं ना, लेकिन लेबर यूज कर रहे हैं तो 50 कर रहे हैं, समझ गए। तो ये हो गया वॉल्यूम। दूसरी चीज हो गई टेंजिबिलिटी, हाईली टेंजिबल टू हाईली इनटेंजिबल, उस हिसाब से भी चीजें होती है। उसके अलावा बाय प्रेजेंस, सेल्फ सर्विस, इंटरपर्सनल या रिमोट सर्विस कैसा है आपका। मैं तुम्हें यहां से जो ये पढ़ा रहा हूं मार्केटिंग का क्लास, तुम्हारे तो फ्री है भाई, तुम तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, है ना। तो ये तो फ्री है, ये तो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर ये पैसे लेके मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता अभी, तो ये क्या होता, ये तुम रिमोटली मेरे से ये सर्विस ले रहे होते। सामने आके पढ़ाता तो सेल्फ सर्विस ले रहे होते और इंटरपर्सनल सर्विस ले रहे होते, समझ गए। तो ये तरीका होता है। इसके अलावा बाय कस्टमाइजेशन, हाई वर्सेस लो एम्पावरमेंट, ठीक है, कि हाई एम्पावरमेंट है कि लो एम्पावरमेंट है। साथ ही में बाय डिलीवरी, यानी कि ये 1 to 1 है, 1 to many है या many to many है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर लेट सपोज मैं मेरे को अपना सर का हेड मसाज कराना है और मैंने सर्विस बुक करा, तो मैंने 1 to 1 भी बुक कर सकता हूं मेरे लिए। हो सकता है मेरे दोस्त को भी कराना हो तो मैंने 1 to many कर लिया, वो बंदा आएगा दोनों का करके जाएगा। या तो मेरे दोस्त ने भी अपना एक कर लिया, मैंने भी अपना एक कर लिया एक ही पैकेज में, तो 2 लोग भी आएंगे। तो ये भी एक तरीका है तुम्हारा सर्विसेज का। नाउ अब अगर हम लोग बात कर ले 5 डायमेंशन ऑफ क्वालिटी की, तो सबसे पहले रिलायबिलिटी, कि कितना एक्यूरेट परफॉर्मेंस है। सर्विस सेक्टर में भाई प्रोडक्ट में वो चीजें मैटर नहीं करती है, उतना प्रोडक्ट में उतना ज्यादा नहीं होता भाई दिक्कत, लेकिन सर्विस में होता है। सर्विस में बहुत मैटर करता है कि तुम्हारी किस तरह की क्वालिटी है, तुम क्या दे रहे हो मार्केट को, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इन द सर्विस सेगमेंट, ठीक है। साथ ही में रिस्पॉन्सिवनेस,
कि तुम विलिंग टू हेल्प हो कि नहीं, एश्योरेंस कि तुमने किस लेवल का काम किया है, सिक्योरिटी दिया है, कंपिटेंस, क्रेडिबिलिटी दी है, साथ ही में एम्पैथी, एसेस, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। तुम्हें कस्टमर को पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कस्टमर क्या बोलना चाह रहा है, कस्टमर क्या करना चाह रहा है, उसकी डिमांड क्या है और मुझे उसके लिए करना क्या पड़ेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस। इसके अलावा टैंजिबल्स भी हो गया, ठीक है, कि तुम्हारे इक्विपमेंट्स जो हो गए, फैसिलिटीज हो गए, ये सब चीज क्या, इक्विपमेंट जो तुम लेके जा रहे हो, ये सारे तुम्हारे टैंजिबल चीजें हो गई जो तुम्हारी सर्विसेज में काम आती है ना। अब आता है द डिजिटल शिफ्ट, यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो आजकल चल रहा है। आजकल कोई भी टीवी एड्स, रेडियो, ये सब नहीं पसंद कर रहा, लोग ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में भी जो आप देखते होगे रील्स, तो उसमें कोई बंदा आपको बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाई है सबसे बेस्ट नोट्स जो कि तुम्हारे फिजिक्स के एग्जाम में तुमको एकदम टॉपर बना देगी। ये नोट्स लेने के लिए जाके फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो पीडीएफ, तो मैं तुम्हें डीएम कर दूंगा। क्या वो बंदा तुम्हें पर्सनली डीएम करता है? नहीं, ये एक मार्केटिंग है। तुम जाके वहां पीडीएफ लिखोगे, वो ऑटोमेशन लगा है पीछे में, कोई भी बच्चा पीडीएफ कमेंट करेगा, ऑटोमेटिक डीएम्स जाएगा जिसमें एक लिंक जाएगा कि यहां से वो चीज बिक रहा है, बच्चा जाएगा खरीद लेगा। कितनी मेहनत करनी पड़ी? कुछ नहीं। दिस इज ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग में कम से कम मेहनत पे यू विल गेट द बेस्ट एंड द बेस्ट रिजल्ट, जो कि तुम एडवर्टाइजमेंट वगैरह में नहीं ले सकते। कैक जो है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है, वो बहुत कम हो जाता है इधर, ठीक है, टेलीविजन के अकॉर्डिंग, तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है उधर। अब देखो लैंडस्केप क्या है कि इंडिया जो है वो 302 मिलियन इंटरनेट यूजर पे पहुंच चुका है। 2014 का डेटा है ये, तुम्हारे सीबीएसई बुक के हिसाब से जो अपडेट नहीं हुआ है अभी तक पे, ये कहां पहुंच गया होगा तुम ले लो। और इतने लोगों तक रीच आउट करना इज नॉट अ मुश्किल थिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल क्या होता था? एक्सपेंसिव होता था और बहुत स्ट्रिक्ट होता था, लेकिन वही ऑनलाइन क्या हो गया? रियल टाइम हो गया है, लो कॉस्ट हो गया और हाईली मेजरेबल है। ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। हमारे यूट्यूब में भी एक फीचर होता है, तुम्हें नहीं पता होगा, या फिर कोई क्रिएटर होगा यहाँ पे तो उसको पता होगा, क्या कि आप एक ही वीडियो को 3 टाइटल पे और 3 अलग अलग थंबनेल पे अपलोड कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि मेरा कौन सा टाइटल और थंबनेल वर्क कर रहा है, और फिर आप उसको चूज कर सकते हो। ये सब ऑप्शन आपको ऑनलाइन मार्केटिंग देती है। इसके अलावा ये रियल टाइम होता है, इनफैक्ट इसमें आप डेटा ले सकते हो, यूजर डेटा मिलता है। अगर मैं बिलबोर्ड लगा रखा हूं सामने, तो मुझे नहीं पता है कि मेरा जो बिलबोर्ड है वो कितने लोगों ने देखा है, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन ऐड चला रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरा ऐड किसने देखा है, किस कैटेगरी के लोगों ने देखा है, किस एज ग्रुप के लोगों ने देखा है, किस सिटी के लोग ने देखा है, किस डेमोग्राफिक्स के लोग ने देखा है, क्या उसका सैलरी है, क्या वो फोन यूज करता है, सब कुछ पता है ऑनलाइन मार्केटिंग वालों को तुम्हारे बारे में। समझ गए? ऐसे होता है ये, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लो भाई, कैनन है ना। कैनन क्या है? फोटोग्राफी सर्च करोगे, बेस्ट कैमरा सर्च करोगे, तो तुम्हारे स्क्रीन पे क्या आएगा? कैनन। ये है कैनन, ठीक है। और वो है सोनी ZV-E10L जिससे अभी शूट हो रहा है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं सर्च करूंगा बेस्ट कैमरा, तो ऊपर क्या आएगा मेरे? ये कौन कंफर्म करेगा कि ऊपर क्या आएगा? कैमरा में मेरा सोनी पहले आएगा या कैनन पहले आएगा? जिसने ज्यादा पैसे लगाए हैं वो पहले आएगा, जिसने ज्यादा अच्छी मार्केटिंग करी है वो पहले आएगा। गूगल पे कुछ नॉर्मल सा चीज भी तुम सर्च करोगे ना, तो तुमको पहले 3 रिजल्ट हमेशा स्पॉन्सर्ड दिखते हैं, क्योंकि वो गूगल को पैसा देते हैं कि हमें टॉप में लिस्ट करो ताकि हम ज्यादा बिके, हम पे क्लिक्स ज्यादा आए, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया डव, तो मैंने बता ही दिया, और होल फूड्स मैंने बता ही दिया। नाउ एडवांटेजेस एंड टूल ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग ये समझ लो। सबसे पहले ये ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करती है। मुझे ब्लाबली ब्लू कैसे पता है? ब्लाबली ब्लू कोई क्या 2008 का ब्रांड है? नहीं, अभी रिलीज हुआ होगा, बहुत से बहुत कुछ समय पहले। तो भैया मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने बहुत बार उसकी ऐड देख ली। ब्रांड अवेयरनेस, साथ ही में मेजर इंपैक्ट, इससे तुमको मैट्रिक्स मिलता है रियल टाइम, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया और कितने लोगों ने खरीदा, ये सारी चीजें। उसके अलावा तुम्हें ये तक पता चलता है वहां पे, मैं तुम्हें बता दूं कि कितने लोग पेमेंट करने गए थे और पेमेंट कैंसिल हो गया। हर एक डिटेल होता है। ये कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए यूज होता है। एनालिटिक्स इससे अच्छा पता चलता है। ये एक बेटर मीडियम है और इसमें कस्टमर एनालिसिस सबसे अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग बात कर ले इसके एसेंशियल टूल्स की, तो इसमें क्या है? ईमेल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO एंड SEM यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग। ये समझाता हूं। ये वीडियो तुम्हारे तक कैसे पहुंची? तुमने क्या सर्च किया? मार्केटिंग 812, राइट? यही सर्च किया होगा, तभी ये वीडियो आ रही होगी। ये कैसे आई? क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या सर्च करोगे। समझ आया? दिस इज SEO। आई नो डेट वॉट यू विल सर्च, लेकिन मैं बाकी लोगों से ऊपर कैसे आऊंगा? ये भी पॉइंट है। मार्केटिंग भाई 5-6 लोगों ने पढ़ा रखा है, मैंने देखा, लेकिन सबने कैसे पढ़ा रखा है? किसी ने कॉपी में पढ़ा दिया, किसी ने मुंह से बोल के पढ़ा दिया, किसी ने इसने इतने इंटरेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ाया, राइट? मुझे पता है मैं यहां जीत सकता हूं। मैं क्या करूंगा? मैं अपनी SEO करूंगा। ऑल चैप्टर्स इन 1 वीडियो मार्केटिंग। मैं 1 घंटे में पढ़ा रहा हूं, ये लगातार है, तुमको दिखा होगा बीच में कोई कट्स नहीं है। मैं कंटिन्यूअस 5 चैप्टर पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे सब आता है, मैं बहुत तेज हूं, ठीक है।
तो मुझे पता है भैया कि मैं उनसे कैसे विन कर पाऊंगा, यही है एसईओ। तुम तक कैसे पहुंचा, मैंने इस वीडियो में टैग्स लगाए। क्या क्या टैग्स लगाए? मार्केटिंग इन वन वीडियो, मार्केटिंग 812, क्लास 12 मार्केटिंग, सीबीएसई मार्केटिंग, मार्केटिंग एग्जाम पीवाईक्यूज, मार्केटिंग एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सब लिखूंगा। तुम कुछ भी सर्च करोगे तुम यहां लैंड करोगे, दिस इज एसईओ। ठीक है, मेरा टाइटल टॉप पे आएगा, दिस इज एसईओ। मेरा थंबनेल जो है वो बहुत क्रेजी होगा, अभी मैंने बनाया नहीं है लेकिन मैं बनाऊंगा, दिस इज एसईओ। समझ गए? एसईओ का मतलब ये होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा डिस्प्ले एंड वीडियो एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, ये सब चीज ए/बी टेस्टिंग करते हैं, ये तो मैंने तुमको बता ही दिया, दैट इज डिस्प्ले। फिर आता है तुम्हारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, वेबसाइट को यूज करते हैं, डायरेक्ट चैनल को यूज करते हैं। कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है? उसमें बहुत तरीका होता है। एक तो होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो बहुत चला हुआ है, बहुत ज्यादा, बहुत अभी इंडिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रहा है और हमारी एजेंसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही करती है, जो मेरी कंपनी है। ठीक है, मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं। इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी इतनी ज्यादा चल रही है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर आज के डेट पे, चाहे उसकी कितनी भी कम रीच हो, वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। ठीक है, तुम्हें मैं बता दूं कि एक इन्फ्लुएंसर जिसके 30-40 हजार व्यूज आते हैं ना, वो 60-60, 70-70 हजार कमाता है एक इंटीग्रेशन के। समझ गए? उसने अपने वीडियो में 2 मिनट एक चीज के बारे में बात कर ली, वो 70 से 80 हजार रुपया मिनिमम लेता है, अगर उसके 40-50 हजार व्यूज भी आते हैं तो तुम एक आइडिया ले लो, दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ वेरी बिग गेम राइट नाउ। और इसी में तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 24/7 कस्टमर सपोर्ट ये सब ब्रांड देती है उस चीज को बढ़ाने के लिए, रियल टाइम फीडबैक लेते रहती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाती है ना, मैक्सिमाइजिंग प्लेटफॉर्म पोटेंशियल, वो प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल बनाएगी, बढ़िया बिल्ड करते हैं ये लोग ताकि सब चीजें सही हो जाए। अब 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक, भैया मैंने फेसबुक पे तो अकाउंट भी नहीं बनाया, तुम लोग का तो बना भी नहीं होगा एजेंसी का। मैंने खुद, भाई मैं जब 6 क्लास में था, यानी 2000 बहुत से बहुत 11-12, बहुत से बहुत 12-13, उससे ज्यादा नहीं, उस समय मैं फेसबुक चलाता था। राइट, उस समय फेसबुक ही चलता था दुनिया में। इंस्टाग्राम वाज नॉट देयर, नो स्नैपचैट वगैरह भी कुछ नहीं था। ये सब 16-17 में मैंने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फलान ढिकान 100 चीजें बनाई। लेकिन फेसबुक आज भी टॉप पे है। मेरे मम्मी पापा और दुनिया के सारे मम्मी पापा, चाचा चाची सब क्या यूज करते हैं? फेसबुक यूज करते हैं। तो किसी भी ब्रांड को अगर उनका टारगेट ऑडियंस कौन है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तो वो फेसबुक पे प्रमोट करेगा, इंस्टाग्राम पे नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा इंस्टाग्राम पे शायद ना हो, तुम लोग के तो होंगे, मेरे तो नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो फेसबुक पे प्रमोट करेगा। तुम देख लेना, जितना भी जोरों का दर्द और ये सब फालतू चीजें बिकती हैं, वो सब फेसबुक पे बिकती हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं बिकती है। इंस्टाग्राम पे क्या बिकेगा? जेनजी प्रोडक्ट, क्योंकि हम यूजर्स हैं, ब्लाबली, ब्लू, शनेल, दिस दैट, फलान ढिमकान 100 चीजें, ये बिकेगा इंस्टाग्राम पे। उनको पता है कि कहां पर क्या चलाना है, ब्रांड नोज कि कहां पर क्या चलाएंगे तो काम आएगा। ठीक है, ट्विटर भी है एक तरीका, लिंक्डइन भी है एक तरीका, गूगल भी है एक तरीका, व्हाट्सएप भी एक तरीका, इंस्टाग्राम ही नहीं दिया जो सबसे बड़ा तरीका है। ठीक है, ये तो तुम्हारे भैया सीबीएसई का झोल है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, हमने यार कुछ क्रेजी कर दिया। क्या कर दिया? हमने पूरा का पूरा मार्केटिंग का जो सिलेबस है हमारा, उसको निपटा दिया है। ठीक है, पूरा सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब तुम टेंशन फ्री हो रखो, तुम्हें, मुझे पता है कि तुम्हें सब चीज़ें समझ आ चुकी होगी और मुझे पता है तुम अब एग्जाम में बहुत आराम से किल कर पाओगे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए ही मैंने इस लेक्चर को बनाया है। मुझे पता है ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन स्टिल दिस इज समथिंग विच आई लव टू एक्सप्लेन एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट। तुम देख रहे होगे पिछले 2 घंटे की लेक्चर तो बनी गई होगी और मैं थका नहीं हूँ एक सेकंड भी, तुम्हें मेरे शकल पे थकान नहीं दिखी होगी, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मजा आ रहा है भाई। दीज आर द थिंग्स जो मैं पिछले, मतलब मैं तुम्हें बताऊँ, मैं 2 साल लगातार पढ़ा हूँ इन चीज़ों को, अब बहुत डेप्थ में पढ़ाऊँ, ये तो बहुत कम है, उसमें बहुत केस स्टडीज पढ़ाऊँ, तो आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। चलो कोई नहीं, फ्यूचर में अगर कभी मार्केटिंग लोगे तो इसको और डिटेल में कहीं पढ़ाएंगे, है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, अपने दोस्तों से शेयर करना, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताना। हो सके तो अगर लाइव क्लास वगैरह सा कुछ सोच रहे हो तो भी कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। मिलते हैं तुमसे बढ़िया किसी वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना भाई। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।